इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और काफ़ी काम का है। अगर आप इसे अच्छे से समझ गए और सही जगह पर यूज़ किया तो कुछ सेकंड्स के अंदर आंसर आपके सामने होंगे कई क्वेश्चंस के अंदर जिनके ऊपर ये लागू होता है। तो सारी चीज़ें पूरी डिटेल में समझेंगे। इस कंसेप्ट को स्टूडेंट यूज़ तो करते हैं लेकिन इतने अच्छे से समझ नहीं पाए हैं कि एक्चुअली ये कंसेप्ट है क्या। ये कंसेप्ट है वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट, कि कहाँ पर इसे यूज़ करना है, कहाँ पर इसे यूज़ नहीं करना है, और आखिर ये यूज़ हो रहा है तो ये क्यों यूज़ हो रहा है। ऐसे ही हम वैल्यू पुट क्यों कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में कर रहे हैं, किसी में नहीं कर रहे हैं, इन सब के पीछे लॉजिक क्या है। तो सारी चीज़ें पूरे स्ट्रक्चर वाइज विस्तार से आपको बताऊंगा। देखो कि कहाँ कहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, कहाँ पर वैल्यू पुट करना लॉजिकल है, कहाँ पर वैल्यू पुट करना इलॉजिकल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहला केस जब वैल्यू पुट की जा सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला केस है जब आपके सामने कोई फॉर्मूला हो तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। क्यों पुट कर सकते हो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। देखो मान लो क्वेश्चन ये है, ये एग्जामिनर ने पूछा है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। आपको ये फॉर्मूला तो पता है, आप बोलोगे सर मुझे ये फॉर्मूला पता है, बट मान लो कोई बड़ा फॉर्मूला है जो आपको नहीं पता। इस फॉर्मूले की मदद से मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले भी तो हो सकते हैं जो आपको नहीं पता, ऐसी बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं जो आपको नहीं पता। सारी तो आप रट के बैठे नहीं हो। एक बड़ी सी एक्सप्रेशन है जिसकी एंड में वैल्यू आती हो a + b, आप उसको रटे हुए थोड़ी बैठे हो। तो मान लो ये फॉर्मूला है और यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि a² + b², a² - b², a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो मान लो आपको ये पता नहीं है, ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है। तो अगर ये फॉर्मूला ट्रू है तो a और b की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होएगा। सीधी सी बात है, a और b की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे और जो आंसर मिलेगा एग्जैक्टली वही आंसर मिलना चाहिए जो एक्चुअल इसका रूप है वहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। कौन से केस में, जब आपसे कोई भी फॉर्मूला पूछा हो। फॉर्मूले भी दो तरीके के होते हैं, दोनों को डिस्कस करूँगा। जब आपसे फॉर्मूला पूछा हो तो आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं दोस्त, कुछ भी आपका दिल करे वो। मान लो आपने 1 और 1 पुट कर दिया तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे जहाँ पर भी आपको 4 मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पुट करो यहाँ पर, बिकॉज इस फॉर्मूले में 1 और 1 पुट करने पर ये 4 दे रहा है, तो इसके बराबर जो भी चीज़ होगी उसको भी 4 देना चाहिए, तभी तो ये उसके बराबर है। तो 1 और 1 पुट करोगे तो 2 आया, आंसर नहीं हो सकता। 1 - 1 0 आया, आंसर नहीं हो सकता। 1 1 2, तो यहाँ पर आंसर 4 आया। इसके आंसर होने के चांसेस हैं, इसके आंसर होने के चांसेस हैं। अदरवाइज देखो मान लो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ 2a² + 2b²। अब आपको तो ये फॉर्मूला पता नहीं है, आपको पता नहीं है इसीलिए तो वैल्यू पुट कर रहे हो ना। पता होता तो सीधा मारते। तो यहाँ पर भी आपने 1 और 1 पुट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसके भी आंसर होने के चांसेस हैं। आपको फॉर्मूला पता नहीं तो ऑप्शन सी भी ठीक हो सकता है, ऑप्शन डी भी ठीक हो सकता है। तो ऐसे केस आपके एग्जाम में भी आते हैं। उस केस में क्या करोगे, आपने सिर्फ इन दो वैल्यूज़ के लिए इसको चेक किया है ना, कि नहीं और वैल्यूज़ के लिए चेक कर लो। तो उस केस में हम क्या करते हैं दोस्त, उस केस में हम वैल्यूज़ बदल लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने वैल्यूज़ बदल ली हम श्योर हो चुके हैं कि कौन से आंसर नहीं है। समझ में आ गई बात। ये नहीं है कि वैल्यूज़ बदल ली तो फिर इनको भी चेक करेंगे। यहाँ पर 1 और 1 रखने पर अगर ये 4 दे रहा है तो इसका जो इक्विवेलेंट है, जो इसके बराबर है, वो भी 4 देगा। जिसने 4 दिया वो ठीक है, इसकी गारंटी नहीं है, नहीं तो हम सी को ही सीधा मार्क कर देते। जिसने 4 दिया वो ठीक है, इसकी गारंटी नहीं है, इनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन जिसने 4 नहीं दिया वो गलत है, इसकी गारंटी है। ये गलत है भाई साहब, 1 और 1 पर ये ट्रू नहीं है। ठीक है, अब आप 1 और 2 रखोगे तो सिर्फ आप इन दोनों को चेक करोगे। तो यहाँ पर रख के देखो 1 + 2 का स्क्वायर, तो आंसर आना चाहिए 9। तो कौन सा 9 देगा, तो आपको पता है यही 9 देगा, बिकॉज हमें पता है ये फॉर्मूला है। तो रख कर देखोगे तो ये 9 देगा। और ये क्या देगा, 2 × यहाँ पर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 दूनी 10।
तो ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो सबसे पहला टाइप जहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं वो है फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी किस टाइप का, एक ऐसा फॉर्मूला जिसको हम बोल सकते हैं दोस्त वेरिएबल टू वेरिएबल। वेरिएबल टू वेरिएबल, वेरिएबल टू वेरिएबल का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपका वेरिएबल्स में है ना, वेरिएबल यानी कि चर पद हैं ए बी ऐसे, और नीचे जो ऑप्शन हैं वो क्या है, वो भी वेरिएबल्स हैं। ऑप्शन ऐसे तो नहीं है ना 3 4 5 7, तो वेरिएबल था और आपका आंसर भी वेरिएबल में था, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको आंसर के अंदर भी वैल्यू पुट करके देखनी पड़ती है। लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनका जो आंसर है वो कांस्टेंट आता है। आप बोलोगे सर ऐसे कौन से फॉर्मूले होते हैं, मान लो मैंने एक बड़ी सी एक्सप्रेशन बनाई है ए और बी के अंदर, ए और बी के वैल्यू पर उसका आंसर डिपेंड नहीं करता, आखिर में जब उसको सोल्व करते हैं कट कटाकर 3 बच जाता है, मान लो सब कुछ कट के 2 बच जाता है, तो ए और बी की वैल्यू पर वो डिपेंड नहीं करता। तो आपको आंसर कई बार कैसे मिलते हैं, आपको मैं एक फॉर्मूला दिखाई देता हूँ, ये देखो। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, और इसकी वैल्यू पूछिए, और नीचे आंसर में क्या लिखा है, आंसर में लिखा है 1 2 3 सी, डी की जगह लिखा है 4। अब यहाँ पर जो आंसर है ये ए और बी से फ्री है, ए और बी आपको ऑप्शन के अंदर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ए और बी की कुछ भी वैल्यू रख लो, जो भी इसका आंसर है हमेशा आंसर वही आता है, हमेशा वही आता है। तो यहाँ पर फिर से आप फ्री हो ए और बी की वैल्यू रखने के लिए। वैसे तो हमें पता ही है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो 4 AB आता है, ए बी से ए बी कट जाएगा, 4 आंसर है। बट मैं बात कर रहा हूँ जब फॉर्मूला बहुत बड़ा होगा, एक्सप्रेशन बहुत बड़ी होगी, आपको आंसर नहीं पता होगा, तभी आप वैल्यू पुटिंग को ट्राई करते हैं। तो दूसरा केस ये है फॉर्मूले का, समझ में आ गई बात, कि जब वेरिएबल टू कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं कि भैया यहाँ पर ये जो इसका आंसर है वो कांस्टेंट है, ए और बी की किसी भी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है, हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ती है, ऑप्शंस के अंदर नहीं पुट करनी पड़ती है। तो समझ में आ गई सबसे पहली बात कि सबसे पहला केस जहाँ पर वैल्यू पुटिंग लगती है वो क्यों लॉजिकल है, क्योंकि वो एक फॉर्मूला है, वो हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, तो फिर हम दोनों जगह पुट करके देख लेते हैं। तो वहाँ पर भी आप ए और बी पुट करके देखोगे तो हमेशा आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, मान लो बी को हमने 0 पुट कर लिया, ए को हमने 1 पुट कर दिया, तो 1 + 2, अगर बी को 0 पुट करोगे, देखो एक और बात, अगर आपने बी को 0 पुट कर दिया तो नीचे a × 0 0 हो जाएगा, और एनीथिंग बाई 0, अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो जब आप वैल्यू पुट करते हो तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, नंबर 1 कि कभी भी नॉट डिफाइंड ना आए, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 ना आए, 1/0 2/0 3/0 0/0 -5/0 कुछ भी नहीं आना चाहिए। दूसरी एक और चीज़ का ख्याल रखना है, क्या कि मैथमेटिकली आप करेक्ट रहो। मैथमेटिकली करेक्ट रहने का क्या मतलब है कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट चीज़ ना प्रूव कर दो बीच में, वो आप आगे मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ना आ जाए जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो 1 = 2 2 = 5, ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। अगर आपने ऐसी कुछ वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने के कारण 1 = 2 आ रहा है, इसका मतलब वो वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग तो 1 2 के बराबर है, जो कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। तो इन दो चीज़ों से बचो, बस वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम 0 पुट कर सकते हैं क्या, बताओ भाई, 0 पुट कर सकते हैं क्या, वहाँ पे नहीं पुट कर सकते यहाँ पर, तो 0 नहीं पुट कर सकते तो भैया दूसरी चीज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी पुट कर लो 0 के अलावा, बस नॉट डिफाइंड ना हो, चाहे 1 पुट कर लो 2 पुट कर लो। मान लो मैंने 1 पुट कर लिया तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 - 1 0। अब बोलोगे सर यहाँ पर 0 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, नीचे तो 0 नहीं आ रहा ना। 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 4 - 0 डिवाइडेड बाई 1 × 1 1, तो आंसर क्या आ गया 4। तो यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रखोगे ना दोस्त, आंसर हमेशा 4 आएगा। इसमें तो हमें पता था, लेकिन जब बड़े फॉर्मूले होंगे तो हमें नहीं पता होगा, वहाँ पर हम ट्राई करेंगे वैल्यू पुटिंग। तो ये तो है पहला केस जब हम वैल्यू रखते हैं। अब दूसरा केस सीखते हैं भाई। तो सबसे पहला केस
जब हम वैल्यू पुटिंग यूज़ करते हैं, दैट इज़ किसी भी फॉर्मूले के अंदर, और यहाँ पर दो तरीके के इक्वेशन बन सकते हैं, वेरिएबल टू कांस्टेंट एंड वेरिएबल टू वेरिएबल। बाकी फ़र्क नहीं पड़ता वेरिएबल टू कांस्टेंट है या वेरिएबल टू वेरिएबल है, सोल्व करने का तरीका सेम ही है। जब वेरिएबल टू वेरिएबल, जब नीचे भी वेरिएबल्स होते हैं तो हमें जस्ट नीचे ही पुट करने पड़ते हैं, एक काम बढ़ जाता है। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी वैल्यूज़ ना ले लें कि दो ऑप्शंस का उत्तर सेम आ रहा हो, आगे क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। देन क्या बोलते हैं इसको, सिचुएशन 2 जब हम वैल्यू पुटिंग यूज़ कर सकते हैं, ये है जब वेरिएबल्स ज़्यादा हों इक्वेशन से। मतलब क्या है, देखो एक इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन एक वेरिएबल की ही वैल्यू फिक्स कर सकती है, एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है बस। दो इक्वेशंस दो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती हैं बस। एक इक्वेशन की औकात है कि वो एक ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है, दो इक्वेशन दो की, तीन इक्वेशन तीन की। ठीक है, मैं ये बोल क्या रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पर एक इक्वेशन है x + y = 3, एक इक्वेशन है ना, कुछ वेरिएबल्स को एक कांस्टेंट से इक्वेट किया गया है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो एक इक्वेशन है, यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया x की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलोगे, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है सर। मान लो मैं ये बोल देता हूँ ये दो इंटीजर हैं, फिर भी x की कई वैल्यू हो सकती हैं। 0 हो सकती है, इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 1 हो सकती है, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 2, 1, 3, 0, 4, -1 कुछ भी हो सकती है। तो यानी कि एक इक्वेशन थी लेकिन इसके अंदर दो वेरिएबल दे दिए। एक इक्वेशन की औकात क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करना। एक इक्वेशन थी, दो वेरिएबल दे दिए, वैल्यू फिक्स ही नहीं हो पा रही है। अगर एक इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल दे दोगे, देखो मैं अभी दे देता हूँ कि 2x = 6, एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है, तो देखो इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, x = 3 फिक्स है। अगर दो वेरिएबल हैं और मैंने दो इक्वेशन दे दी, x + y = 3 एंड x - y = 1, तो दो इक्वेशंस दो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती हैं। अब यहाँ पर आप x और y की वैल्यू निकाल पाओगे, देख लो, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2x = 4, x = 2, और ऊपर में से नीचे वाला घटाओगे तो 2y = 2 एंड y = 1, तो देखो दोनों की वैल्यू निकलाई। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक इक्वेशन एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है। अगर मैं यहीं पर ये कर दूं x + y + z = 7 एंड x + y - z = 6, तो दो इक्वेशन हैं, वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो वैल्यू निकाल पाओगे इनकी, नहीं निकलेगी इनकी वैल्यू, बिकॉज दो इक्वेशन दो वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 की तो नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो इसलिए इनकी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इस कंसेप्ट को हम यूज़ कैसे करेंगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो आपके दिमाग में क्या बैठना चाहिए कि भाई साहब अगर दो इक्वेशन हैं तो उनकी वजह से दो वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स होएगी। तो कभी कभी आपके इक्वेशन के अंदर होता क्या है, आपके इक्वेशन के अंदर होता ये है कि इक्वेशन तो होती हैं दो और वेरिएबल्स होते हैं, मैं हर एक चीज़ का एग्जांपल आपको बताऊंगा, वेरिएबल्स होते हैं 3। तो दो इक्वेशन दो ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल तो एक्स्ट्रा है, तो जितने भी वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं वो फ्री घूम रहे हैं, उनकी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो, अपनी मर्जी से अज्यूम कर लो, दिल में आए वो अज्यूम कर लो। बस कंडीशन क्या है कि नॉट डिफाइंड की फॉर्म नहीं आनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, मैथमेटिकली करेक्ट रहनी चाहिए चीज़ें, बस सिर्फ ये दो कंडीशंस हैं। अगर मान लो इक्वेशन दो ही दी और वेरिएबल दे दिए 4, तो दो इक्वेशन तो दो ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती हैं, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं तो उनका दिल में आए वो वैल्यू पुट कर लो और इक्वेशन को सॉल्व कर लो। वेरिएबल्स को कम कर सकते हो, उनकी वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या होगा, वेरिएबल्स कम हो जाएंगे, उनकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 0, -1 आप कुछ भी रख सकते हो। एग्जाम्पल दूँ, देखो अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि भैया x + y = 7 और एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है, तो मेरे को ये बताओ कि x³ + y³ + 3xy + x + y। अब आप बोलोगे सर ये तो मुझे पता है,
ये एक्स प्लस वाई का क्यूब है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जब आपको ना पता हो इस चीज़ की, आपको समझाने के लिए बस मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये तो है क्वेश्चन, ये मत बोलना ये इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन होता है। जब इसको किसी चीज़ के साथ इक्वेट ना किया गया हो तो इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आपसे, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन सिर्फ एक है और वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल है भाई साहब 2। एक इक्वेशन तो एक ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, दिल में आए ना वो वैल्यू मान लो, कौन से की कौन सी की भी मान लो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वैल्यू ऐसी मानेंगे जिससे अपनी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। तो यहाँ पर क्या करूँ, मैंने y को 0 मान लिया। जब आपने एक वेरिएबल की वैल्यू 0 मानी तो दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखो y को अगर 0 मानोगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 अपने आप आ जाएगी उस इक्वेशन से ही, एक की वैल्यू मान ली तो, ठीक है। अब देखो y को आपने 0 माना था तो जहाँ पर भी y है वो टर्म खत्म हो गया बिकॉज ये 0, जहाँ पर भी y है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का क्यूब दैट इज 343। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, है तो बहुत ईजी, कोई क्वेश्चन ईजी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं उनको हम क्या करेंगे, उनकी कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे। मैक्सिमम केसेस के अंदर उनकी वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे हम, ताकि कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। अब तीसरा केस, तीसरा केस होता है बॉस। ये दूसरा केस क्या था? दूसरा केस है कि एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आर गिवन, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स गिवन है, इक्वेशन से ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन है। तो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल गिवन हैं आप उनकी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब तीसरा केस वैल्यू पुटिंग का केस नहीं है, एक हिसाब से इसको हिट एंड ट्रायल आप बोल सकते हो। इसके कई सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो आपके एक्चुअल एग्जाम में आए हैं। यहाँ पर मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा ऐड नहीं करूँगा जो एग्जाम में नहीं आए हैं। उसका मतलब क्या है अपनी तरफ से ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करने का? मैं कह क्या रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कई बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ x इंटू वाई इज इक्वल टू 6, और आपसे पूछ लिया x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये बता सकते हो कि नहीं? आप बता सकते हो। x क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए आपको x प्लस वाई चाहिए और x इंटू वाई चाहिए, और क्या चाहिए? फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा है उसके लिए हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। 2 नंबर्स इनका प्रोडक्ट 6 है और सम 5 है, 3 और 2। तो कई बार वो ऐसे इजी नंबर्स यूज़ करता है कई बार। तो वो क्वेश्चंस इकट्ठे करके मैंने आपको एक जगह दिखाए हैं कि देखो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से आप नंबर्स निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, हमें फॉर्मूला पता है। पर जब हमें सीधे सीधे नंबर्स मिल रहे हैं तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए भैया, सीधा सीधा उसको जवाब दिया जाए एग्जामिनर को। समझ में आ गई बात? तो ये एक्चुअल में वैल्यू पुटिंग नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ईजी है, बस वहाँ की वैल्यूज़ हमें स्ट्राइक हो सकती हैं। समझ में आ गई बात? अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग के रिगार्डिंग आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा कि रेड अलर्ट। रेड अलर्ट का क्या मतलब है? कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको लग सकता है कि आप वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही सिचुएशन है और वो सिचुएशन भी अराइज होती है एग्जामिनर की गलती के कारण। मतलब एसएससी में पता नहीं ऐसे इक्वेशन कई बार सेट कर देते हैं, एग्जामिनर एक कंडीशन नहीं देता, उसके कारण स्टूडेंट को ये लग सकता है कि वो वैल्यू पुट करेगा, या फिर वैसे भी लग सकता है कुछ गलतफहमी होने के कारण। वो गलतफहमी आपको मैं दूर करूंगा कि क्यों आप वहाँ पर वैल्यू पुट नहीं कर सकते। एक सिचुएशन है बस, ठीक है, उसको ठीक से समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो एंड में 1-2 क्वेश्चन मैं उसके आपको बताऊँगा, वो हम इससे पहले कर चुके हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स जो कर चुके हैं ना, वहाँ पर आप नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं बताऊँगा। तो बस आपको कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी है वैल्यू पुट करते हुए। क्या कंडीशंस ध्यान रखनी है मैंने पहले भी बताई है। सबसे पहली कंडीशन क्या है भैया कि नॉट डिफाइंड की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, कहीं पर भी नीचे बटे में 0 नहीं आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया मैथमेटिकली करेक्ट होना है आपको। यह नहीं है 2 = 3 प्रूव करके बैठो और फिर बोलो सर आपने बताया था तो हो ही नहीं रहा। तो अब स्टार्ट करें क्वेश्चंस करना। अब स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो ये देखो भाई, सबसे पहले ये है क्या, 1-2 क्वेश्चंस के थ्रू अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू पुटिंग क्यों हम यूज़ कर सकते हैं। ये है क्या, ये है एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला कोई एक फिक्स आंसर देता है। देखो एक फॉर्मूला ही तो है, इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर देगा। तो इसका मतलब ये है कि आप ए की और एक्स की
कुछ भी वैल्यू रख लो, बस नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, ए की और एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लो, इस फॉर्मूले ने सेम ही वैल्यू देनी है, सेम ही वैल्यू देनी है हर केस में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसी वैल्यू यहाँ पर ए की और एक्स की पुट कर देंगे कि हमें जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है ये, सारे आए हुए क्वेश्चन है इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर जो ही मिलेंगे आपको, है। ये ना हो ना मैं अपनी तरफ से वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन क्रिएट कर दूँ, फिर क्या फायदा है। जो आए हुए क्वेश्चन है उनके ऊपर लगाकर बताऊंगा। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करते ही देखो 0 बाई एनीथिंग, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, है। ए को मैंने ए ही रहने दिया, ए की जगह 0 नहीं पुट करूंगा बस, ठीक है। ये खत्म, ऊपर 0 बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये तो खत्म ही हो गया। एक्स तो ये हो गया 1 बाई ए स्क्वायर, ये खत्म, माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया 0, दैट इज ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात, ऐसे हमने यूज़ करना है। तो ये एक फॉर्मूला था जिसका एक फिक्स आंसर था, तो हमने क्या किया, एक्स की ऐसी वैल्यू रखी जिससे हम जल्दी आंसर तक पहुंच पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई फिर से एक और फॉर्मूला है हमारे सामने, लेकिन इसका जो आंसर है वो फिक्स नहीं है, इसका आंसर पी पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका आंसर पी पर डिपेंड करता है। हाँ, हम पी की कुछ भी वैल्यू रख लें, ऊपर से हमें कुछ आंसर मिलेगा और फिर नीचे से हमें पी की वैल्यू रख कर देखना है कि कहाँ पर हमें सेम वैल्यू मिली है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि पी को हम 0 रख लेते हैं, लेकिन देखो पी को 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसकी मैं बात कर रहा था, ऐसी वैल्यू कभी भी नहीं रखनी जहाँ पर आप नॉट डिफाइंड क्रिएट कर दो और वैल्यू छोटी छोटी रखेंगे। ये बात नहीं है कि पी की वैल्यू सर रख लेते हैं 213.75, है ना, वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो ये रख देते हैं। तो इससे काम आसान हो गया, मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया ना काम का में। तो क्या करना है, पी की छोटी छोटी वैल्यू रखेंगे, 1, 2, -1, 0, बस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे ताकि कैलकुलेशन कम हो दोस्त, है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी। तो पी की वैल्यू मैंने रख दी जी 1, ठीक है। तो अब देखो, और आपने ऑप्शंस का भी ध्यान रखना है कि कहीं 1 रखने से चारों ऑप्शन सेम तो ना दे रहे हूँ, 2 ऑप्शन सेम तो ना दे रहे हूँ। तो यहाँ पर 1 रखने से क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जी 2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1/4, अलग अलग हैं सारे। अब ये देखो 1 - 1 0, 0 बटे क्या बन रहा है 3, तो ये 0 हो जाएगा, बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ये 0 हो गया। 1 - 1 0 और नीचे भी 0 नहीं आ रहा, ये 0, नीचे 0 आएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा 0/0। अब ये देखो पी की वैल्यू 1 रखी, 1/2, यहाँ से आपको क्या मिला 1/2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको 1/2 दे रहा है, ये तो आंसर हो गया जी, ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। तो समझ गए, ये तो हो गई फॉर्मूले वाली बात कि इस तरीके से आपको फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ये एक फॉर्मूला ही है जिसका सॉल्यूशन ये है। a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने रट लिया, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो सैकड़ों होंगे, हैं। पीछे वाले को भी, इससे पिछले क्वेश्चन को भी रटने की जरूरत नहीं है, बस वहां पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम का इक्वेशन वाली बात। ये देखो कितनी इक्वेशन है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है। ये तो एक्सप्रेशन है, यानी कि ये तो क्वेश्चन पूछा है हमसे कि क्या होगा, तो इसको काउंट मत करना। कई स्टूडेंट इसको भी काउंट कर लेते हैं कि सर 2 गिवन है, भाई ये तो क्वेश्चन पूछा है, गिवन सिर्फ ये है, एक ही इक्वेशन गिवन है और वेरिएबल कितने हैं 2। तो किसी भी एक वेरिएबल को कुछ भी मान लो, क्या मानोगे 0 मानेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए और बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी फिर। तो b की वैल्यू 0 मान ली तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ पर पुट करो, जहाँ पर भी b है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा और a की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 माइनस a की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1, आंसर विल बी 0, दैट इज ऑप्शन है। समझ में आ गई। ये 2-3 क्वेश्चन समझाने के लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। अब अपना दिमाग लगाओ और बताओ भाई इक्वेशन कितनी है, 1 और 2, तीसरा तो एक्सप्रेशन है हमसे पूछा है, ठीक है। 2 इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं 4, तो कितने वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल की ही वैल्यू फिक्स कर सकती हैं। 2 फ्री घूम रहे हो, उनकी वैल्यू कुछ भी मान लो और कौन से भी 2 को पकड़ के वैल्यू मान लो, तो उनकी वैल्यू मैं मान लूँगा भाई 0। तो d की वैल्यू मैंने 0 मान ली, तो c की वैल्यू आपको मिल जाएगी बाई डिफ़ॉल्ट। अगर d 0 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। b की वैल्यू मैंने 0 मान ली, अगर b की वैल्यू मैं 0 मानूंगा तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a² = 2, a = √2, ऐसे हम बोल सकते हैं। हाँ,
यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप 0 मान लो। अगर आपका दिल करे सर अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो ये भी 1 बन जाएगा, है ना, a की वैल्यू √2 नहीं लेनी पड़ेगी, तो वो भी आप मान सकते हो 1 और 1। दिल करे वो मान लो, जिसमें कैलकुलेशन आसान हो वो मान लो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, चलो इसको मैंने 0 मान लिया, a² 2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पर भी b और d है वो खत्म हो गए, तो d है ना, b खत्म हो गया, यहाँ पर b और d दोनों है, खत्म हो गया। तो सिर्फ ये बचा, a की वैल्यू क्या है भाई साहब, और हाँ इसका स्क्वायर है, ac का स्क्वायर है, तो क्या बचा a² c²। तो a² की वैल्यू क्या है दोस्त 2, c की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आंसर 2 आएगा हर केस में। दैट इज ऑप्शन डी। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये एक ऐसे क्वेश्चन के लिए वैल्यू पुटिंग जो मेथड है, ये ऐसे क्वेश्चन के लिए वरदान है। इनको अगर आप कन्वेंशनल तरीके से करने लगोगे तो मतलब अगले साल का एग्ज़ाम आ जाता है कभी कभी 2021 के CGL में बैठो तो 2022 का आ जाता है, 2022 के में बैठो 2023 का आ जाता है। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कन्वेंशनल वे से करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्वेशन गिवन है और वेरिएबल कितने हैं 2। तो एक वेरिएबल की वैल्यू मान लो, b को मैंने 0 के बराबर पुट कर दिया, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। यहाँ पर क्या आ गया √a² यानी कि a, √a² यानी कि a प्लस a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू हाफ। तो आप एक वेरिएबल, कुछ वेरिएबल की आप वैल्यू मान लोगे, बाकी की इक्वेशन से अपने आप निकलाएगी। मान लो, अब ये मत बोलना सर हमने a की वैल्यू हाफ मानी है, ये हमने माननी नहीं है। अगर x प्लस वाई 3 है और मैंने x की वैल्यू 1 मान ली तो y की अपने आप 2 आ गई, x की वैल्यू मैंने 2 मान ली तो y की अपने आप 1 आ गई। तो कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू हम मानेंगे, कितने की मानेंगे वो आपको पता लग गया, जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं इक्वेशन से एक्स्ट्रा, बाकी की अपने आप निकलेंगी, तभी तो हम पुट करके निकालेंगे ना। तो अब देखो भाई पुट करेंगे, b की वैल्यू 0 है तो ये तो खत्म ही हो गया, 1 - 0 1। ठीक है, a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 - 1/4 3/4। आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम कंसेप्चुअली सीख रहे हैं कि कंसेप्चुअली वैल्यू पुटिंग क्या है। समझ गए? ऐसे ही बस आंख मीच के नहीं वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक ही इक्वेशन गिवन है, बाकी तो क्वेश्चन पूछा है, एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू मैं पुट करूंगा। तो q की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो ये खत्म हो गया, 1 - 0 1 है। ठीक है, इसको हटा दो। तो अब 1 - p² √ इज इक्वल टू √3/2, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, p की वैल्यू निकाल रहा हूँ अब मैं। तो 1 - p² इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या होगा 3/4। तो ये देखो p² की वैल्यू क्या आ गई, p² की वैल्यू आ गई जी 1/4, 1 - 1/4 ही होता है ना 3/4। तो p की वैल्यू आ गई दोस्त 1/2। ठीक है, तो अब देखो q को हमने 0 माना, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो ये क्या है √2p², √2p², सेम चीज़ है दोनों जगह, √2p प्लस √2p। तो क्या आ गया 2 √2p, और p की वैल्यू क्या है दोस्त, p की वैल्यू है 1/2, तो p की वैल्यू है 1/2। आंसर विल बी √2, ऑप्शन बी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इफ x इज इक्वल टू दिस देन x³ + 3bx इज इक्वल टू व्हाट। सिर्फ एक इक्वेशन है, ठीक है, और वेरिएबल वैसे 3 है, लेकिन इसकी वैल्यू हमने निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर एक वेरिएबल की या 2 वेरिएबल की वैल्यू भी यहाँ पर आप रख सकते हो। ठीक है, एक इक्वेशन है, 1 2 3, 3 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू भी आप यहाँ पर रख सकते हो। क्लियर है? x की जो भी वैल्यू आएगी उसको वहाँ पर रख देंगे। तो देखो यहाँ पर अगर आपने a को 0 मान लिया, तो a को 0 मानने से एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तीनों जगह 0 बन जाएगा ना, a को 0 मानना। अगर इन 3 में से एक आंसर हुआ तो कौन से को मार्क करोगे, फिर तीनों जगह 0 आएगा। ऐसे सोच समझ कर वैल्यू अज्यूम करनी है। हाँ, और मान लो यहाँ पर भी नहीं होती ये प्रॉब्लम, यहाँ पर भी 0 1 3 मतलब ऐसे अलग अलग होते, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, a को 0 मानने से ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट के नीचे b का क्यूब आ रहा है, जिसको सोल्व करना मुश्किल होगा थोड़ा दूसरे रास्ते के कंपैरिजन में। अगर आप b को c मानते हो तो इजी हो रहा है काम, तो हमने काम इजी करना है। जब भी वैल्यू पुट करोगे थोड़ा सा सोचना है कि इसकी पुट कर दूं तो ये, इसकी पुट कर दूं तो ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट करोगे b की वैल्यू, b इज इक्वल टू 0। जैसे ही b की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया,
जो इन्होंने पूछा है उसके अंदर भी ये खत्म हो गया, b की वैल्यू 0, तो सिर्फ x क्यूब की वैल्यू हमने बतानी है, तो देखते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, तो सोल्व होके क्या आएगा a, a प्लस a 2a, तो x की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 2a प्लस आगे जोड़ना है प्लस a स्क्वायर, बाहर सोल्व होकर आएगा a माइनस a 0, ये तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 2a और हमने बतानी है x क्यूब की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, x क्यूब इज इक्वल टू 2a, तो आंसर क्या है, ये रहा भाई साहब, ऑप्शन सी। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से सारे। अब आगे बढ़ते हैं। CGL 2017 मेंस का एक क्वेश्चन है। कितने इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, वेरिएबल कितने हैं, ये मत बोलना एक ही वेरिएबल है, x ही है, नहीं, ये इसने x y z की जगह x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है। ठीक है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल तीन है। एक इक्वेशन एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है, कितने एक्स्ट्रा हैं, दो एक्स्ट्रा हैं, दो की वैल्यू मान दो, दिक्कत क्या है, अपने घर से क्या जावत है, दो की वैल्यू मान दो, x3 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0, ये मान लिया मैंने। हाँ, बस ये हो कि नॉट डिफाइंड ना आ जाए कहीं पर, समझ गए, नीचे 0 रखने से नॉट डिफाइंड तो नहीं आएगा वहाँ पर, है ना, 1/2 बचेगा वहाँ पर। तो 2 की वैल्यू 0 मान दी, तो यहाँ पर भी 0 आ गया, इस 4 को इधर नीचे लेकर आओगे, 0/4 इज इक्वल टू 0 है, ये 4 भी इधर आ गया, यहाँ पर ये भी 0 ये भी 0, तो 4 प्लस x1 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, x1 की वैल्यू -4 आ गई। 2 की वैल्यू आपने मानी, तीसरे की वैल्यू आ गई जो आपने मानी उसके अकॉर्डिंग, और कुछ भी मान सकते हो, 0 0 मानना जरूरी नहीं है, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए उनमें मानना जरूरी नहीं है, आंसर कुछ भी रखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x1 की वैल्यू है -4, तो 1/-2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/2 से 1/2 गया, 1/2, सो दैट इज ऑप्शन बी। बस 0 मानने से क्या होता है, काफ़ी ईजी हो जाता है कैलकुलेशन, कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे वो। तो यहाँ पर कुछ और वैल्यू मानकर देख लेते हैं। देखो, मान लो आप ये बोल रहे हो कि भाई मैं तो 0 नहीं मानूंगा, मैं तो अकड़ गया, मैं तो अपनी अकड़ में हूँ, मैं तो नहीं मानता 0, क्या कर लोगे, तो x2 x3 इसको मैं 1 1 मान के दिखा देता हूँ। मान लो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो सिर्फ x1 बच गया, उसकी वैल्यू अब आ जाएगी, तो x1 इज इक्वल टू 4 इंटू दिस, तो 4 चौके 16 प्लस, नहीं 4 चौके 16 नहीं, 4 और 1 5 और 1 6, 6 इंटू 4 24, 4 6 24 प्लस 4x1। ठीक है, इस x1 को इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, 3x1 इज इक्वल टू 24 को इधर लेकर जाओ -24, तो 3 8 24, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं ये नहीं बता रहा, हम इसको एग्जाम में ऐसे सोल्व करेंगे, जस्ट आपको बता रहा हूँ, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यूज वहाँ पर पुट करो, तो 1/2 x1, 2 प्लस x1, 2 प्लस -8 तो -6 प्लस, अब आपने 1 1 मानना है तो 1/3 प्लस 1/3। ठीक है जी हाँ, तो 1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, 4/6, तो ये क्या हो जाएगा 3/6, जो आपको क्या देगा 1/2, यही पहले आंसर आया था। समझ में आ गई बात, बैठ गई बात दिमाग में कि कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, बस कंडीशंस वॉयलेट नहीं होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो CHSL का क्वेश्चन है, शायद CHSL 2018 का है शायद। देखो कितनी इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन सिर्फ एक गिवन है, फिर उसने क्वेश्चन पूछ लिया और कुछ कंडीशंस भी बताई हैं, तो इन कंडीशंस का भी ध्यान रखना है। a इज़ नॉट इक्वल टू -4, ये नहीं कि डॉन a को -4 ही मानने बैठे हैं, b को -4 ही मानने बैठे हैं, सामने कंडीशन गिवन है, ऐसे नहीं करना। ठीक है भाई, नहीं करना ऐसे रूल नहीं तोड़ने। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो देखो एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू मैंने मान लिया b इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू 0, कुछ भी मान लो। तो अब यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, b इज इक्वल टू 0 मानने पर ये खत्म हो गया, ये तो खत्म हो ही गया, और ये भी खत्म हो गया, ये पूरा टर्म खत्म हो गया। ठीक है, तो a + 4 इंटू आगे गुणा में है 4 इंटू a, ये खत्म हो गया, इज इक्वल टू 0। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है
तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा 0 होगा? देखो ये जो है ये 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हुआ, अगर a + 4 0 हुआ तो a की वैल्यू -4 हो जाएगी, और एग्जामिनर ने मना कर रखी है। एग्जामिनर इसके सख्त खिलाफ है कि भाई a को -4 नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये 0 होगा। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी, 4a = 0, तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 होगी, और a की वैल्यू आपको मिल गई। फिर b भी 0 है और a भी 0 है। अब क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं? हूँ दसो मैनू, कर लोगे कि नहीं? देखो, तो a + b ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 4 की पावर 117, और 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर 117 है। आगे क्या है? माइनस, पावर नेगेटिव में है यानी कि बंदा डिनोमिनेटर में आएगा, फिर पावर पॉजिटिव होगी, 2 की पावर 234, और पावर्स ऐसे मल्टीप्लाई होती हैं, तो यहाँ पर भी 2 की पावर 234 ही है, 2 × 117, तो 1/2 की पावर 234 माइनस 1/2 की पावर 234, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। दैट इज, ये ऐसे टेढ़ा क्यों गया ऐसे करने पर? चलो जो भी है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं जी। a + b + c = 1, a³ + b³ + c³ = 4। और एक और बात, वैल्यू पुटिंग का जो कंसेप्ट है बीच बीच में हमने पुराने कंसेप्ट वीडियोस में भी कवर किया है, जिन क्वेश्चंस के ऊपर लग सकता था। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है, देखो एक बार कोई भी टॉपिक देखोगे तो उससे तो बात बनेगी नहीं, आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। अगर एग्जाम के अंदर बढ़िया रैंक लानी है, सिर्फ पास करने की मत सोचो। जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने आपको दिया है, वो पास करने के लिए नहीं है। अगर सिर्फ पास करने का लक्ष्य रखोगे तो उस मटेरियल की बेइज्जती है। टॉप करने के लिए है मटेरियल, इसको बार बार रिपीट करो, टॉप 1 भी आप मार सकते हो। है? मैंने जो मैथ्स का मटेरियल दिया है उसकी गारंटी है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी आपको देखने फिर अपनी तरफ से। क्लियर है? तो देखो, इक्वेशन कितनी है? 1 2, 2 ही इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं? a b c 3, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, 0 मान दो। ठीक है, c की वैल्यू 0 मान दी, तो c की वैल्यू 0 मानते ही क्या होगा देखते हैं भाई। a + b की वैल्यू 1 आ जाएगी, a³ + b³ की वैल्यू 4 आ जाएगी। जो हमसे पूछा है c की वैल्यू 0 मान दी, तो ये हो जाएगा 1/a + 1/b + 1/ab। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो एक बार। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a + b + 1। हाँ, मुझे पता है b + a + 1 आ जाएगा, एलसीएम लेने से b आएगा, वो मुझे पता है, मैंने सीधा ही लिख दिया। क्लियर है? तो यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एक से ज़्यादा वेरिएबल की आप वैल्यू मान भी नहीं सकते। ठीक है, वो फिक्स है, फिर वही वैल्यू माननी पड़ेंगी जो हैं एक्चुअल में, जो यूज़ हुई है। ठीक है, तो अब देखो, आपको a + b की वैल्यू पता है, ये तो आप ऊपर सीधी सीधी रख ही दोगे। a + b = 1, तो ऊपर ये तो आप 1 रख ही दोगे। आपको a × b की वैल्यू निकालनी है बस। तो ये तो भाई बाएं हाथ का खेल है। देखो बाएं हाथ है ना ये मेरा। देखो a + b की वैल्यू 1 है, a³ b³ की वैल्यू गिवन है, तो a³ b³ की वैल्यू आप कब निकालते थे? जब a + b गिवन हो और a × b गिवन हो ना। तो वही फॉर्मूला लगाओ फिर। a³ b³ किसके इक्वल है? a + b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3ab × a + b जो कि 1 है, इज इक्वल टू a³ b³ क्या है? 4। 1 को उधर भेजो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। तो ab इज इक्वल टू -1। ab की वैल्यू -1 है, तो ऊपर क्या है? 2, नीचे क्या है? -1, तो आंसर क्या हो जाएगा? -2। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीज़ों को सीख रहे हो ना धीरे धीरे। हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास एक और इक्वेशन है, और फिर सीधा क्वेश्चन है। उसने बोला कि इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन कितनी है? 2, 1 और 2, और वेरिएबल कितने हैं? 3, यानी कि हम एक वेरिएबल को मान सकते हैं कुछ भी। तो मैंने 0 मान लिया, c को हमने 0 मान लिया, तो c को 0 मानते ही a + b = 17, ये दोनों खत्म हो गए हैं। ab = 6। अब नीचे देखो, c को 0 मानते ये भी खत्म हो गया, c को 0 मानते ये भी खत्म हो गया, 0 × समथिंग ये भी खत्म हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ आपने इसकी वैल्यू बतानी है, यानी आपको a × b चाहिए। a × b तो भाई है 6, आपको a + b चाहिए। a + b तो भाई साहब 17 है, और 17 का पहाड़ आने चाहिए, ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। 17 × 102। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी, एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। a/b + c + b/a + c + c/a + b = -3। ठीक है, एक इक्वेशन गिवन है, दूसरी इक्वेशन गिवन है,
और तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेशन कितनी गिवन है, 1 और 2, 2 इक्वेशन गिवन है, 3 वेरिएबल है, किसी भी एक वेरिएबल को आप मान सकते हो। तो चलो ठीक है, सी को 0 मान लेते हैं। सी को 0 मानते ही ये खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा a बाई बी प्लस b बाई ए इज इक्वल टू -3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते ही क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी को उधर भेज देना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -3ab, ठीक है भाई। और यहाँ पर c को 0 मानते ही क्या बन गया, यहाँ पर c को 0 मानते ही बन गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। और हमें उसकी वैल्यू बतानी है, तो c को आप 0 मान चुके हो, तो आपको सिर्फ वैल्यू बतानी है a b की, a इंटू बी की। तो देखो अब जरा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर रखो, तो 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू -3ab। तो एक b से एक b कट गया, एक 3 से एक 3 कट गया, ठीक है। b इज इक्वल टू -a, b की वैल्यू क्या है, -a, या फिर a इज इक्वल टू -b, कुछ भी बोल सकते हो यहाँ से, है ना, सिंपल सी बात है। तो b की जगह -a रखो, b की जगह -a रखोगे तो -a इंटू a, माइनस का a स्क्वायर। a की जगह -b रखो, a की जगह -b रखोगे तो -b इंटू b माइनस b स्क्वायर। तो एग्जामिनर कुछ भी आंसर दे सकता है इन दो में से आपको, है। देखो -b स्क्वायर वाला गिवन है, -a स्क्वायर भी ऑप्शन में हो सकता था, -b स्क्वायर भी ऑप्शन में हो सकता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर बताओ जरा, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू बताइए। तो ठीक है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल हैं 3, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू मान सकते हैं। पहले सिर्फ एक की मान के देखते हैं। तो सी की वैल्यू मैं मान लेता हूँ जी 0। जैसे ही मैंने सी की वैल्यू 0 मानी, वहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही ना, गड़बड़ तो वहाँ पर नहीं हो रही, ठीक है। तो सी की वैल्यू 0 मानी, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0। अगर a और b 0 है, इसका मतलब a और b में से एक पक्का 0 है, तभी ये 0 होंगे। अगर ये 0 होगा, मान लो a भी 0 हो गया है, तो चलो ठीक है, b का हमें पता नहीं, तो c 0 है, a 0 है और b का हमें पता नहीं। तो देखते हैं, अगर c और a दोनों 0 है, तो ये देखो c स्क्वायर ये भी 0 हो गया, जी हाँ, बिकॉज c 0 है, और a और b में a भी 0 है, ये भी 0 हो गया, तो 1/0 आ गया ना, तो 1/0 आ गया। तो यानी कि इसको 0 और इसको 0 आप नहीं मान सकते, एटलीस्ट इनमें से 2 0 होंगे। अगर एक को भी 0 माना तो एटलीस्ट एक और को 0 मानना पड़ेगा, और 2 को 0 मानते ही कोई ना कोई एक टर्म 1/0 बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो समझ में आ गई, नॉट डिफाइंड कब बनता है, अब कुछ और मानना पड़ेगा। अब 0 लिख रखा है क्या कि 0 ही मानना है, गीता में लिख रखा है, कुरान में, बाइबल में कहाँ लिख रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिख रखा, ठीक है। तो कुछ और वैल्यू मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई, और उसके बाद इस क्वेश्चन को कन्वेंशनली कैसे करेंगे, ये हम मिसलेनियस क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस अभी भी मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। देखो, तो यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल को मान सकता हूँ, 3 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, तो मैंने b को भी 1 मान लिया, मैंने c को भी 1 मान लिया। ये काम तो कर सकते हैं ना। अब वहाँ पर नहीं बनेगी बात b और c को, अब वहाँ पर ऐसा नहीं बनेगा कि नॉट डिफाइंड बन जाएगा। अब देखो, तो भैया ये हो गया a, ये क्या हो जाएगा, b और c दोनों का 1 मान लिया तो 1, और ये हो गया a इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू -1/2। 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आपने मान ली, तो एक वेरिएबल की वैल्यू अपने आप आ गई। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे। देखो, अब बड़े इत्मीनान से देखो, डरना नहीं है, इसकी वैल्यू हाफ आ गई तो डरना नहीं है। अगर इनको आप 2 और 2 मानते तो ये हाफ भी नहीं आती, -1 आती, सारे डबल हो जाते। लेकिन डरने की बात नहीं है कि भाई हाफ आ गई, अब हम कैसे करेंगे, बच्चे हो तुम, नर्सरी KG में हो, मतलब हाफ का प्लस माइनस नहीं कर सकते, करो, आओ इधर। हाँ, a स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस BC यानी कि -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर 1 माइनस a इंटू सी, तो +1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई c स्क्वायर यानी कि 1 और ab माइनस का ab यानी कि +1/2। तो अब ये देखो, 1/4 -1 -3/4, अब ये पलटेगा, 1 के नीचे है -4/3, 1 + 1/2 क्या है, 3/2, 3/2 का उल्टा 2/3, सेम चीज़ वहाँ पर है 2/3,
माइनस का 4/3 प्लस का 4/3, आंसर इज 0, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू। हाँ, अब यहाँ पर एक ऑप्शन में a + b + c भी है, तो इसको भी चेक करना होता है भाई कि 1 + 1 अगर a b c की ये वैल्यूज रखे हैं, एक दो जगह 1 है, एक जगह हाफ है, ये हाफ एक ही जगह है वैसे, बट डजंट मैटर। तो यहाँ पर तो 0 नहीं आया ना, यहाँ पर भी 0 आ जाता, तो ये मार्क करते हैं, ये मार्क करते, फिर दूसरी वैल्यूज लेनी पड़ती। ठीक है, तो ये नहीं है, तो आंसर इस ऑप्शन है। ठीक है, अब कन्वेंशनल वे से इसको करके बताता हूँ, देखिएगा ज़रा कन्वेंशनल वे से। तो यहाँ पर ये जो -BC है ना, इसकी वैल्यू रख दो बस। कैसे? इस BC को उधर भेज दो, इज इक्वल टू है, ये जब इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये -BC हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रखोगे तो क्या बन जाएगा, 1/a² और -BC की वैल्यू क्या है, AB + AC प्लस AB + AC है। आगे भी हम AC की वैल्यू रख देंगे। AC की वैल्यू कैसे रखोगे, जब आप इस AC को उधर भेजोगे तो बन जाएगा AB + BC इज इक्वल टू -AC, ये रख देंगे। लेकिन यहीं से आप ऑब्जर्व कर लोगे क्या बनने वाला है, इज इक्वल टू 1/, तीनों में A कॉमन है, आगे है A + B + C। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार कवि कहना चाहता है कि आगे भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, आगे B कॉमन आएगा दोस्त, और आगे C कॉमन आएगा जब आप रखोगे। तो नीचे एलसीएम क्या होएगा, नीचे एलसीएम होएगा ABC × A + B + C। अब इससे इसको डिवाइड करो, A से A कटेगा, इससे A कटेगा, ऊपर आएगा BC, ऐसे ही आगे आएगा AC, ऐसे ही आगे आएगा AB। तो AB BC CA, इसकी वैल्यू क्या बता रखी है, इसकी वैल्यू 0 बता रखी है भाई साहब ने। अच्छा, तो इसकी वैल्यू 0 है, 0/anything इज इक्वल टू 0, तो आंसर विल बी ऑप्शन है। तो कन्वेंशनली इसको ऐसे करेंगे, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया अब अगली टाइप के जो वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए, फॉर्मूले वाले। यहाँ पर ऊपर एक फॉर्मूला गिवन है और नीचे उसका आंसर है। अब यहाँ पर आप कितने वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करोगे, एक भी इक्वेशन नहीं गिवन है ना, तो दिल करे उतने वेरिएबल्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी। लेकिन 0 0 पुट करोगे तो सारे ऑप्शन भी 0 0 0 हो जाएंगे ना, तो 0 0 0 तो नहीं पुट करेंगे, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो हम कितने वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, हम ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। उससे क्या हो जाता है, ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से एक तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है और ऑप्शंस के सेम होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर ऐसे भयंकर क्वेश्चन आएंगे, आप आगे सीख जाओगे। तो सबसे पहले सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ C इज इक्वल टू 0, बाकी A और B को ऐसे ही रहने देंगे। ऑप्शन में भी A और B ऐसे ही आएंगे। तो देखो C की वैल्यू 0 पुट की तो ये भी खत्म हो गया, C है, ये भी खत्म हो गया। तो C की वैल्यू 0 पुट करते ही ये फॉर्मूला हमें ये देता है, तो जहाँ पर भी हमें ये मिलेगा वो अपना आंसर होगा। तो पुट करो यहाँ पर भी C की वैल्यू 0, यहाँ पर भी C की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, -AB × A + B। ये तो नहीं आ रहा ना, -AB × A + B। अब यहाँ पर पुट करो C की वैल्यू 0, -AB × A - B, -AB आ रहा है जबकि यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, यानी कि इसका जो उल्टा साइन वाला है वो आंसर होगा। तो देखो ये A - B है, ये B - A है, बाकी दोनों सेम है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, चेक करके देख लो। C की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू 0 है, लेकिन अगर ये आंसर है फिर सीधा इसको मार्क नहीं करोगे, उसको भी काटोगे, क्या पता वो भी यही दे रहा हो। अगर वो भी यही दे रहा होगा मान लो, फिर क्या करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू रखेंगे। समझ गए। हो सकता है दूसरे वेरिएबल को 0 करें, लेकिन इस केस में दूसरे वेरिएबल को 0 करोगे तो एक सिमेट्रिकल सी एक्सप्रेशन है, तो सेम ही चीज़ आएगी। तो 1 2 3 रख देंगे, ABC की जगह 1 2 3 नहीं रखेंगे, तो 0 0 1 रख देंगे, 0 1 2 रख देंगे। समझ गए। चलो ठीक है, तो ये आपको दे रहा -AB × B - A, तो -AB × B - A, तो -AB का माइनस अंदर चला जाएगा, तो AB × A - B ही देगा। ये ऊपर वाला क्या दे रहा है, ऊपर वाला आपको दे रहा है -AB × A - B। ठीक है, तो समझ में आ गई बात, आंसर विल बी ऑप्शन D। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का हमने रिजल्ट बताना है, तो सीधी सी बात है, 3 बाकी वेरिएबल कितने भी हों आप वैल्यूज एज्यूम कर सकते हो, 3 क्या इसमें। ठीक है, Z इज इक्वल टू 0, मैंने Z को 0 मान लिया। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या बनेगा। तो ये तो ख़त्म ही हो गया। ठीक है भाई, आगे अब क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर देखो Z ख़त्म होने के बाद x × y² प्लस Z ख़त्म होने के बाद
ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मत बोल देना x और माइनस एक्स जीरो, ये मल्टीप्लीकेशन में है। माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा y माइनस एक्स। तो z को 0 पुट करने पर ये फॉर्मूला ऐसा रिजल्ट दे रहा है, ऐसा ही रिजल्ट हमें चाहिए z को 0 पुट करने पर। तो देखो z को 0 पुट करने पर यहाँ पर तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा नहीं, सारे पॉजिटिव हैं, माइनस कहाँ से आएगा, सारे पॉजिटिव हैं। तो देखते ही नकार दो इसको। तो z को 0 पुट करते ही ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा माइनस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, हमें y माइनस एक्स चाहिए, नकार दो। ठीक है, z को 0 पुट करते ही एक्स वाई, ये माइनस का y होगा, माइनस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, माइनस एक्स वाई, ये नहीं होगा, यही होगा, फिर एक ही बच गया। ठीक है, यहाँ पर पुट करके देख लो, z को 0 रखते ही माइनस वाई एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो माइनस है, इस माइनस को अंदर भेज दो ना, इस माइनस को अंदर भेजिए, सर्दी है बाहर। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे, आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो भैया चलो ठीक है, सी को 0 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सी को 0 मानोगे तो ये ऑप्शन क्या बन जाएगा 0, ये ऑप्शन क्या बन जाएगा 0, ये ऑप्शन क्या बन जाएगा 0। अगर सी को 0 मानना तो ये तीनों ऑप्शन 0 हो सकते हैं। अगर इनमें से एक आंसर हुआ तो किसको मार्क करेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सी को 0 नहीं मान पाओगे, समझ रहे हो। सोचना पड़ता है कई क्वेश्चंस के अंदर कि भाई क्या वैल्यू पुट करें, अड़चने आएंगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रेन करता जाऊंगा आगे, हर एक तरह का क्वेश्चन होएगा, एग्जाम में नहीं फंसोगे, वो टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करते रहना चीज़ों की बार बार। अब ये देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ए बी और सी की कुछ भी वैल्यूज़ मान लूँ। अब 4 5 6 मान लूँ या छोटी मान लूँ, 1 मान लूँ, छोटी मानूंगा ताकि कैलकुलेशन बचेगी। तो मैंने क्या किया, ए बी और सी को मैंने बराबर बराबर मान लिया। अब आप बोलोगे सर बराबर क्यों मान लिया, बराबर मानना ज़रूरी नहीं है, बराबर मानना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अलग अलग मानोगे तो वैल्यू पुट करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। कि अच्छा ये 1 2 3 6 बी और सी कौन से वाले हैं भाई, 2 और 3 वाले हैं। अलग अलग मानोगे तो भी आंसर आएगा है, तो बराबर मानेंगे टाइम बचेगा। कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पर बराबर नहीं मान पाएंगे तो अलग अलग मान लेंगे, तो कुछ और कर लेंगे, देख लेंगे जो भी होगा। चलो ठीक है, तो भाई साहब मैंने क्या किया, ए बी और सी तीनों को 1 1 मान लिया। 1 1 1 3 3 की पावर 4 81। ये नहीं है कि हमारे सामने मुश्किलें नहीं आएंगी वैल्यू पुटिंग के अंदर, मुश्किलें कई आएंगी, कई क्वेश्चंस मुश्किलें खड़ी करेंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन भी हम निकालेंगे। ठीक है, हाँ 1 1 मानने से आंसर तो सेम नहीं आ रहे, ये भी देख लेना, 1 1 मानने से आंसर तो सेम नहीं आएंगे। ये 12 गुणा है इसका है, ये सिर्फ ए बी सी है, तो आंसर तो सेम नहीं है। 81 माइनस 1 + 1 2, 2 की पावर 4 16, ये भी माइनस का 16 होएगा, ये भी माइनस का 16, ये भी माइनस का 16, तो माइनस का 48, 16 × 48। आगे क्या होएगा, 1 + 1 + 1 यानी कि 3 + 3, तो 81 और 3 84, 84 माइनस 48, 9 चौके 36। ठीक है, ये मैंने सीधा सीधा 36 कैसे निकाला, 84 का ये उल्टा है, 84 का उल्टा। तो जब भी ये ऐसे उल्टे होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो इनके बीच में 4 का फर्क है, तो 9 चौके 36, 36 होएगा इनके बीच में डिफरेंस। वैसे भी आप घटा लोगे सीधा 36, तो हमें 36 चाहिए भैया 1 1 1 पुट करने पर। तो देख लो 1 1 1 3 12 3 36, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी भी चेक करना पड़ेगा भाई साहब, ये तो नहीं कर रहा है। 1 1 1 तो 1 × 3 3, तो आंसर क्या हो गया ये, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, तो करो भाई करो, मैं चाहता हूँ आप दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। पिछले क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आई थी, वो भी आ सकती है इसके अंदर। अगर मैं सी को 0 पुट करूँ कि भैया फॉर्मूला है और मुझे आंसर बताना है, सी को 0 पुट करूँगा तो ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, बाकी तो खैर 0 नहीं हो रहे, तो 2 0 हो जाएंगे। अगर इन 2 में से आंसर हुआ तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, चलो कोई नहीं। अगर मैं ए बी सी को इक्वल पुट कर दूँ 1 1 1, तो यहाँ पर क्या होएगा देख लेते हैं। a = b = c = 1, तो ये तो 0 दे ही देगा 1 1 1 पुट करने पर। ठीक है, वो भी 2 2 2 8 दे देगा, ये क्या दे देगा, ये 24 दे देगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है। ये 1 और 1 2, 2 × 2 × 2 8, 8 3 24, ये भी 24 दे देगा। अगर इन दोनों में से आंसर हुआ तो गड़बड़ होएगी, फिर दोनों जगह 24 है, 1 1 1 भी पुट नहीं कर सकते, तो क्या करें,
तो 2 2 2 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली बात। 1 2 3 अलग अलग पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। और एक और काम कर सकते हो, a इजिकल टू बी इजिकल टू सी, इन सब की जगह सिर्फ a ले लो, सिर्फ b ले लो, सिर्फ c ले लो, कोई भी एक चीज़ ले लो। कोई भी एक चीज़ अगर इनकी जगह लोगे तो ये देखो, अगर इक्वल पुट कर दिया तो ये तो 0 आपको दे ही देगा। ठीक है, ये आपको क्या देगा 24a क्यूब, ये आपको क्या देगा ये 24a क्यूब देगा। कैलकुलेट कर ही रहे तो लिख ही लें, है ना, उसके बाद सीधा आंसर मार्क कर देंगे। a प्लस ए 2a, ये आपको दे रहा 8a क्यूब, और ये आपको क्या दे रहा है 2a 8a क्यूब, और 3a 3a क्यूब, तो 8 3 24 a6। तो जरूरी नहीं है नंबर रखना, एक वेरिएबल रख दो। चलो देखते हैं, अलग अलग आ गए ना ऑप्शन। तो देखो भाई, सबकी जगह अगर मैंने a पुट किया तो a स्क्वायर 3a का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, और a स्क्वायर का क्यूब a की पावर 6, माइनस a क्यूब a की पावर 6, a की पावर 6, a की पावर 6, तो माइनस 3a की पावर 6, तो 27 में से 3 गए 24 a की पावर 6। तो मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे, आप सोचेंगे, हैं पता होता तो यहाँ पे क्यों आते सीखने के लिए। तो जब धीरे धीरे दिमाग लगाएंगे, मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे काम हो रहा है, तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि ये करना है। ठीक है, तभी तो हम सीख रहे हैं ना, तो डरना नहीं है। तो क्लियर है, समझ में आ रही है? वैल्यू पुटिंग के बहुत डीप में हम जा रहे हैं, हर एक तरह की सिचुएशन में आपके सामने लेकर आया हूँ क्वेश्चंस के माध्यम से। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं c की वैल्यू 0 रख दूं भाई साहब, किसी भी एक की वैल्यू 0 रख दूं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो 0 हो जाएगा और ये कुछ ना कुछ वैल्यूज हमें देंगे। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, c की वैल्यू 0 रखने से ही ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, a4b², नीचे लिख लेते हैं a4b², और वहाँ पर आपको मिला माइनस b4a²। तो दोनों जगह से आप क्या करो, a² b² कॉमन ले लो, a² माइनस b²। तो c की वैल्यू 0 रखते हैं ना, और उसके बाद देखना कौन सा हमें ये देगा। तो ये तो खत्म हो ही गया, 0 हो गया, ये तो हमें ये वैल्यू नहीं दे सकता। तो अब c की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो माइनस, और ये चीज़ें देखने की हैं, सिर्फ देखो। ठीक है, लिखना मत अपनी नोटबुक पर, फिर एग्जाम में देख नहीं पाओगे, प्रैक्टिस करनी है ऐसी सिर्फ देख कर। माइनस a² b² इंटू a² माइनस b², माइनस a² b² दे रहा है वो चीज़, तो आगे सेम मिल रही है लेकिन माइनस की, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पर एग्जैक्टली सेम चीज़ है और एक माइनस लगा रखा है, तो ये आंसर होगा। बिकॉज पिछले वाले में प्रॉब्लम क्या थी, माइनस आ रहा था फालतू का, तो उसकी प्रॉब्लम खत्म होगी। अब नीचे वाला ये देगा, नहीं देगा, सब में पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे दे देगा? इतनी हिम्मत थोड़ी है इसकी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो चलो निकालते हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू 0 रख दें तो ये 0 दे देगा, ये a प्लस, मान लो मैं अगर मैं c की वैल्यू रख दूँ तो ये 0 a प्लस b, ठीक है, ये क्या दे देगा a इंटू बी, और 3 सारे अलग अलग हैं। तो चलो, तो c की वैल्यू मैंने 0 रख दी, c की वैल्यू 0 रखते ही ये खत्म हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा। अब मैं c को काटूंगा नहीं, ऐसे सोचना सीखो कि c खत्म होते ही क्या बनेगा, a³ b, c जहाँ पर भी है ना उस भाई साहब को भूल जाओ बस, डिवाइडेड बाई a माइनस बी। अपनी नोटबुक में सिर्फ ये लिखो, है ना, वहाँ से डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर मिलेगा ना क्वेश्चन, a माइनस बी इंटू ए, सी को भूल जाओ, प्लस b³, जैसे सरकार वैकेंसीज को भूल रही है कि भाई वैकेंसीज निकालनी है क्या, ऐसे तो आप भी भूल जाओ ऐसे ही सी को। ठीक है, यहाँ पर b³ a, तो ये हो जाएगा b इंटू बी माइनस ए। ठीक है, अब देखो भाई, एक a से a² बन जाएगा, एक b से b² बन जाएगा। ठीक है, ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है, ये साइन बदल दो तो ये भी a माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया a माइनस बी, तो सॉल्व कर लो फिर। चलो, तो a² b माइनस b² a, दोनों में से a भी कॉमन ले सकते हो? जी हाँ, ले सकते हैं। तो क्या बचेगा अंदर, a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी गया, आंसर क्या है, a b। c को 0 रखने पर हमें a b कौन दे रहा है, पूरा, ऑप्शन सी।
क्लियर है, वो आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब आगे बढ़ते हैं फिर, ऐसी ही बात है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला। तो इसको ध्यान से देखो, क्या पुट करने पर मज़ा आ जाएगा। देखो, हाँ हो सकता है आपके दिमाग में आए सर सी की वैल्यू 0 रख दूँ, उससे भी एक कदम आगे सोचो। यहाँ पर मेरे को कुछ चीज़ दिख रही है, आगे से आप भी इस पैटर्न को पकड़ोगे। कौन सा पैटर्न? बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ये ऊपर है। अगर मैं ए बी सी को बराबर मान लूँ तो क्या मज़ा आ जाएगा। ए बी सी को बराबर मानते ही ये टर्म ही खत्म हो जाएगा। एक खतरनाक सा बद्धी शकल का एक टर्म है, टर्म ही खत्म हो जाएगा अगर मैं ए बी सी को बराबर मान लूँ तो। ठीक है, बी और सी बराबर हो गए तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और नीचे तो 0 हो नहीं रहा, ए बी और सी बराबर हैं। ठीक है, तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैंने सब को बराबर मान लिया तो सब की जगह ए पुट कर दो। ए प्लस ए 2a, 2a बाई 2a 1, 2a बाई 2a 1, 2a बाई 2a 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, सीधा सीधा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के माध्यम से आप इन पैटर्न्स को पकड़ना सीखोगे। ठीक है, जब बार बार इनको रिपीट करोगे, इन कंसेप्ट वीडियोस को रिपीट करोगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बार बार लगाओगे। ठीक है, यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली बताऊँ, इतना जोर लगा रखा है इस मटेरियल को कंपाइल करने में, ये चीज़ें प्रोड्यूस करने में। ठीक है, रातें काली नहीं की, क्योंकि रातें ऑलरेडी काली हैं रातें सफ़ेद की हैं ये कंटेंट तैयार करने में, ट्यूबलाइट जलाकर। अगर x इजिकल टू दिस, y इजिकल टू दिस, तो उसकी वैल्यू बताओ। तो ठीक है भाई साहब, देखो ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भूल जाओ। तो वेरिएबल हैं दोस्त 1 2 3, 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, तो जब भी 1/a ऐसे रेसिप्रोकल में चीज़ें मिले तो फ़ायदा क्या होता है 1 मानने में। क्यों? क्योंकि 1 के अलावा कुछ भी मानोगे तो क्या होगा 1/2, कैलकुलेशन में रोड़ा बनेगा। तो 1 मानने में, तो a को 1 मान लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 1 0, वहाँ पर पुट कर दो। y की वैल्यू 0 है, ये खत्म ये खत्म। x की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 4 16, ये इसके पड़ोस में बैठा है बोला। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, बताइए। अब कुछ ऐसे मिसलेनियस से क्वेश्चन करेंगे वैल्यू पुटिंग के अंदर भी, जहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़े। ठीक है, मतलब एक तो अपने वो हो गए कि भैया इक्वेशन से ज़्यादा वेरिएबल हों, फॉर्मूले वाले हो गए, और एक आधे मिसलेनियस से है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जहाँ पर दिमाग लगाना पड़े, जो वैल्यू पुट करने से इजी हो जाते हैं जो क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया था, रेसिप्रोकल वाला मामला है, रेसिप्रोकल वाला मामला है। तो अगर मैं a और b को इक्वल मान लूँ तो क्या बनेगा दोनों को। अगर मैं a b c को इक्वल मान लूँ तो 1 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब। और हाँ, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पर x y z और a b c। इक्वेशन कितनी है 1 2 3, वो तो इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, तो 3 वेरिएबल के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इन 3 वेरिएबल को इक्वल मान लिया। समझ में आ गई बात। उनके लिए मैं फ्री था, 3 वेरिएबल को के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये अपने मजदूर हैं 3 वेरिएबल, कुछ भी करो इनके साथ। तो 1 + 1 2, z = 2। तो अब देखो वहाँ पर सारे 2 आ गए भैया। तो 2 × 2 × 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 4, तो -12, 8 - 12 -4, सो दैट इज ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बताइएगा जनाब। a + b + c = 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस = व्हाट। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जिनके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल की अगर आप वैल्यू अज्यूम कर लोगे, उसके बाद क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पहले आए हैं, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज में भी दूंगा। ठीक है, तो देखो जरा, अगर मैं c को 0 मान लूँ तो a + b ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन हाँ देखो, यहाँ पर आप ये भी मान सकते हो कि 1 - 1 0, 2 - 1 - 1, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, 3 - 1 - 2। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फिर तीनों वेरिएबल्स को रखना पड़ेगा यहाँ पर, उसमें ये टाइम खाएगा क्वेश्चन। सिर्फ एक वेरिएबल को अज्यूम कर लो, सिर्फ c को 0 मान लो, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। तो c को अगर आपने 0 मानना है तो ये खत्म ये खत्म। और हाँ, a + b 0 हुआ है, a + b = 0, तो a की वैल्यू क्या होगी -b। तो इनको हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पर भी a होगा उसकी जगह -b कर देंगे। तो क्या होगा, c तो वैसे खत्म हो गया, a की जगह -b रख दिया तो सारे b में आ जाएंगे ना। देखो
ए की जगह माइनस बी रखोगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b²। ए की जगह माइनस बी रखोगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गए, आंसर इज 2, दैट इज ऑप्शन सी। कुछ भी यहाँ पर वैल्यू पुट करते 1 - 1 0 तो उनसे भी आ जाता, ठीक है, बट ऐसे भी आप कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे, क्वेश्चन बहुत हैं अपने पास। a + b + c = 0, तो यहाँ पर मैंने c को 0 अज्यूम कर लिया भाई। अगर c 0 है तो a + b = 0 एंड a = -b, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो c के 0 होते ही ये ख़त्म, और a की जगह -b करूँगा तो b² 2b² का स्क्वायर, वो स्क्वायर भूल गया मैं, 2b² का स्क्वायर था, तो वो क्या होएगा 4b4 डिवाइडेड बाई a² मैंने a की जगह -b रखा तो b² b की पावर 4, तो b4 से b4 गया, आंसर विल बी 4। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज़ पिछले क्वेश्चन वाली इसके ऊपर अप्लाई करो। c को 0 मान लिया, ठीक है जी, c को 0 मान लिया, a + b 0 के बराबर हो गया, तो a = -b है, a की जगह -b रख दो या b की जगह -a रख दो, फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ पर स्क्वायर और पावर 4 है तो a की जगह b ही रखोगे। स्क्वायर और पावर 4 है, इवन पावर्स हैं, तो a की जगह b रख दोगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, पावर इवन है तो देखो c वाला टर्म खत्म हो गया दोस्त, है a² b², तो ये क्या हो गया a की पावर 4 है, a की पावर 4 2 a की पावर 4, सो आंसर इज 1/2। ठीक है, तो जिस भी क्वेश्चन में पावर्स इवन हो तो वहां पर तो घबराना ही नहीं है। पावर अगर इवन होंगी तो a की जगह आप b रख सकते हो, पावर ओड होंगी तो बस साइन चेंज होएगा, a³ - b³ होएगा। तो जहां पर पावर इवन हो धड़ल्ले से a की जगह b कर दिया करो, ठीक है, और आसान हो जाएगा उसी चीज को कैलकुलेट करना। तो भाई देखो a + b + c = 0, इनकी जगह मैं तमाम वैल्यूज़ लिख सकता हूँ, और कुछ भी वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा a b c की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो हमें आंसर दे देगी। कुछ वैल्यूज़ हमें जल्दी आंसर दे देंगी, कुछ वैल्यूज़ हमें लेट आंसर देंगी। लेकिन इस केस में आपने क्या करना है, अगर इस केस के अंदर आपने तीनों को 0 मान लिया तो ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होएगा। अब आप बोलोगे सर नॉट डिफाइंड क्यों नहीं होएगा 0 मानने पर, क्यों? क्योंकि a b c हैं वो जब भी किसी चीज़ के पावर्स में प्रेजेंट हो, x की पावर b, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 करने पर क्या आ जाएगा 1 आएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 करने पर क्या आएगा 1 आएगा। जब तक ये ना हो नीचे कि भैया x की पावर b - x की पावर c, x की पावर 0 1 - 1 1/0, जब तक ऐसे ना हो, ठीक है, और ऐसा यहाँ पर है नहीं, सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तीनों को 0 मान लो भाई साहब, तीनों को 0 मान लो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 मानने पर क्या होता है, -0 भी 0 के बराबर है, 1 आएगा, तो 1 + 1 + 1 1/3, सीधा सीधा दिख रहा है 1/3 1/3, क्या आ जाएगा आंसर 1। सो आंसर इज ऑप्शन है, ठीक है। तीनों को 0 मानना है तो ये क्या देगा, ये 0 देगा, ये 0 देगा। अब हो सकता है आप बोलो सर 2 ऑप्शन सेम है, बट इनमें से आंसर नहीं है ना दोस्त, इनमें से आंसर नहीं है। अगर वहाँ से आंसर 0 आता तो हमें कन्फ्यूजन होती, ये मार्क करूँ या ये मार्क करूँ, फिर हम वैल्यूज़ को बदल लेते हैं, फिर कुछ और वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर s की जगह मैंने 0 रख दिया, s की जगह पर 0 रख दिया तो a + b + c 0 हो गया। तो यहाँ पर एक बार s की जगह 0 रखो, ये ख़त्म हो गया, ये सारे s ख़त्म हो गए। ऊपर क्या है -a का होल स्क्वायर, यानी कि a² b² c² डिवाइडेड बाई a² b² c², ये तो सेम आ गया ऊपर नीचे, तो a b c की वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर इस ऑप्शन से a b c। अच्छा d भी है, मेरे को लगा d है नहीं भैया, तो आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। बताओ a + b + c = 0, a b और c बराबर नहीं है तो बराबर मत रखना, यानी कि तीनों को 0 मत रखना, और उसकी वैल्यू हमने बतानी है। तो उसकी वैल्यू बतानी है, अगर मैं c को 0 रख दूँ तो क्या होएगा, रख के देख लेते हैं भाई। c को मैंने 0 रख दिया तो यहाँ पर हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखो a और b की वैल्यू हम रखते, लेकिन यहाँ पर देखो a² / 2a² 1/2, b² / 2b², b² से b² गया 1/2, 1/2 + 1/2 1, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी a और b की वैल्यू रखने की।
ठीक है, अब आगे बढ़ो पिछले क्वेश्चन की तरह। ये बताओ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। a इज इक्वल टू दिस, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे भैया, इक्वेशन एक ही गिवन है, हाँ जी एक ही गिवन है, वेरिएबल दो हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप डिसाइड हो जाएगी इक्वेशन के हिसाब से। चलो, तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं क्या अज्यूम करूँ, यहाँ पर x की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली 0, तो a की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी भैया 1/2, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर 1/2, अब अपने पास दोनों की वैल्यू मिल गई, तो अब हमें निकालना क्या है, ये देखो ये निकालना है। तो चलो देखते हैं। तो a की वैल्यू 1/2 में रखूँगा, हट जाता हूँ मैं, देखो 1/2 + 1 3/2, उसका उल्टा है 2/3, प्लस a की वैल्यू 1/2 रखूँगा, तो 2 × 1/2 1, 1 + 1 2, डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 - 1 -3/4, तो -3/4 -8/3 -6/3 -2 आंसर आएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑप्शंस के अंदर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, ठीक है। करते हैं भाई पुट 0, 2 × 1 2 डिवाइडेड बाई -1 -2, ये आ गया आंसर। ऐसे नहीं करना, ठीक है, क्यों, क्योंकि दो ऑप्शन सेम आंसर दे सकते हैं, हो सकता है चारों दे रहे हो, फिर क्या करोगे ना। देखो तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी, 2 × 1 2/2, ये 1 आंसर दे रहा है, ये नहीं हो सकता, गारंटी है, ठीक है। 2 1 2 डिवाइडेड बाई 1, ये भी 2 दे रहा है, 2 × 1 2, और x की वैल्यू 0 है, मैंने 1 पुट कर दी, तो ये भी -2 दे रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। 2 × 1 2 डिवाइडेड बाई 1, ये 2 दे रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a और c, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, हमें पता नहीं, दोनों -2 दे रहे हैं। और एक्चुअल में एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये नहीं है कि मैं आपके सामने सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँ कि जो सटासट वैल्यू पुट करने से हो रहे हों, या फिर मैं पहले से ऐसी वैल्यू सोच कर आ जाऊँ कि ये वैल्यू पुट करने से सारे ऑप्शन अलग अलग उत्तर दे रहे हैं, और फिर मैं जस्टिफाई करूँ। देखो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि हमें x की वैल्यू 3/4 लेनी चाहिए, तो ये ले लो 3/4। स्टूडेंट फिर डरता रहता है कि मेरे को तो नहीं लगा 3/4, सर को कैसे लगा, शायद मेरी प्रैक्टिस कम है। तो कई बार क्या होता है भाई साहब, कई बार ऐसा होता है कि हमें 1 2 3 वैल्यू भी पुट करके देखनी पड़ जाती हैं, तब जाकर आंसर आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पेचीदा होता है कई बार। तो आपको असलियत पता होनी चाहिए। एक आधे क्वेश्चन हैं टाइम टेकिंग, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन टाइम ले, तो खुद के ऊपर डाउट मत करना कि शायद मुझे ही कम आता है ना, वो क्वेश्चन ही टाइम टेकिंग है भाई। आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रही है, अगर आप ठीक ठाक कर रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, लाइन पे आ जाओ। तो x की वैल्यू 0 मानने से कन्फ्यूजन हो गया भैया, c या a, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। तो अब मैं x की वैल्यू 1 मान लूँ, अब क्या ही करें, x, बाकी इसको रब कर देते हैं फिर, है ना, नहीं आप कन्फ्यूज होते फिरोगे। तो हमें एक बात तो श्योर है कि भैया b और d में से आंसर नहीं हो सकता, आंसर अगर होएगा तो a और c में से ही होएगा। तो मैंने x की वैल्यू मान ली 1, x की वैल्यू 1 मानते ही क्या हुआ, 1 + 1 2/1, तो a की वैल्यू आ गई जी 2। तो पुट करो वहाँ पर 1/3 प्लस 2 आई है ना, 2 दूनी 4 और 1 5/3, 6/3 यानी कि 2। अब जो भी हमें 2 देगा वो आंसर हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसी खराब किस्मत होती है, फिर से दोनों 2 दे दें, पता आपको हो जाता है ऐसा कई बार, तो मैं आपको बता रहा हूँ कई बार ऐसा हो जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा 1, तो 2 × 3 6 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 6 दे रहा है, ये नहीं होगा भाई साहब। अब सीधा टिक कर दो, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। यहाँ पर पुट करके देख लो, वैसे अभी हम एग्जाम में थोड़ी है। 2 × 1 2 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1/a + 1/b + 1/c इज इक्वल टू दिस। तो क्या अब आप c की वैल्यू 0 रख सकते हो, नहीं रख सकते, नीचे आ गई, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ना ही b को 0 रख सकते, ना ही a को 0 रख सकते। अब कुछ और करना पड़ेगा भाई साहब। अब कुछ और क्या करें, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ माने या छोटी छोटी वैल्यूज़ माने, छोटी छोटी वैल्यूज़ मानेंगे हैं हम। 786 क्यों मानेंगे हैं, 729 क्यों मानेंगे। तो b = c = 1, ठीक है, ये मैंने मान लिया, बिकॉज एक इक्वेशन है और वेरिएबल है भाई साहब 3, तो मैंने 2 वेरिएबल की वैल्यू मान ली, तीसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप आ जाएगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो भी होगी। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 1/a + 1
प्लस 1 इज इक्वल टू 1/a+2। ठीक है, ये 1/a+2 है, 1/a+2। तो यहाँ पर नीचे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, 1/a+2 था तो नीचे a और यहाँ पर 1 + 2a। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो a से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं पहले, तो a + 2a², फिर मैं 2 से कर रहा हूँ 2a + 4a इज इक्वल टू a × 1a। हर एक जगह 2 कॉमन है, यहाँ पर तो 0 आ गया, a से कट गया, हर एक जगह 2 कॉमन है तो 2 को काट दो। ठीक है, ये क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या, को कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन के अंदर, कछु ना कछु गड़बड़ हो ही गया हमसे। a+2 को इधर लाएंगे तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a + 2a²। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 4a, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू a। तो a से a गया तो ये 0 आ गया। हाँ जी, अब हर जगह 2 है, 2 2 2, तो 2 को भी काट दो। यहाँ पर भी मैंने a लिख दिया था शायद, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, a² + 2a, ये 2 एकम 2 काटा था, +1 इज इक्वल टू 0। अब इसे कौन देखेगा, यहाँ पर आपका टैलेंट नज़र आएगा। बात है ईजी सी, देखो ये क्या है, a² + 1 का स्क्वायर +2 × a × 1, a + b का होल स्क्वायर, a + 1 का होल स्क्वायर। जी हाँ, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, a + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू -1। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं क्वेश्चन। तो a की वैल्यू आपको मिल गई। हाँ, अब आप बोलोगे b और c की वैल्यू आपने 1 रखी है, कुछ भी रख लो भाई साहब, आपके पास पेन है, नोटबुक है, कुछ भी रख लो, ऐसे ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उसकी वैल्यू आ जाएगी एक ही, और वही वैल्यूज अपने क्वेश्चन के अंदर रख देंगे। तो देखो a की वैल्यू भाई साहब -1 और b की वैल्यू क्या है 1, -1 1 0। अगर ये 0 आ गया तो आगे कुछ भी हो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, सारे 0, आंसर इस ऑप्शन है। ठीक है, मज़ा आया क्वेश्चन को करके? नहीं आया तो अपना टेस्ट चेंज करो, मज़ा आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ a + b + c इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो चलो भाई निकालते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर नन ऑफ दिस है, तो यहाँ पर स्टूडेंट को डाउट होता है सर इसको वैल्यू पुटिंग से करें या ना करें। देखो सबसे पहली बात, अगर नन ऑफ दिस गिवन है और आपको ये दूसरे वे से करना आता है, ट्रेडिशनल वे से करना आता है, या फिर अगर आप इसको करने की कोशिश करोगे, अब तो कैसे पता चलेगा आपको आता है कि नहीं, क्वेश्चन को देखकर थोड़ी पता चलेगा, थोड़ा सा नोटबुक पर लिखोगे तभी पता चलेगा आपको आता है कि नहीं आता है। अगर आप इसको करने की कोशिश करो और वैसे आपसे होए तो नन ऑफ दिस गिवन है तो वैसे करो, ट्रेडिशनली करो, क्या पता वही आंसर हुआ, वैल्यू पुट करके गलत मार्क कर दो। या फिर मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आया और आपको आता नहीं है, ठीक है, तो आप वैल्यू पुटिंग से करो, लेकिन आप वेरीफाई करो, आप 2 बार करो, अलग अलग वैल्यूज पुट करके करो। एक बार वैल्यू पुट करके किया, फिर उससे अलग वैल्यू पुट करके किया, अगर बार बार वही आंसर आ रहा है तो चांसेस हो सकते हैं कि वो है, वही है, नन ऑफ दिस वाला नहीं है। फिर समझ रहे हो, 3 वैल्यू पुट करके देखोगे और वेरीफाई हो जाएगा, हाँ जी यही है। फिर भी अगर किस्मत खराब होगी, एग्जामिनर ने जानबूझकर ऐसा दे रखा होगा ना कि, क्योंकि आप वैल्यू कैसी पुट करोगे, वही 0 1 2 कि अगर वो इनमें से कोई वैल्यू पुट करे तो सेम आए, फंसा लेता हूँ, फिर तो वो फंसा ही लेगा, दुश्मनी निकालेगा, फिर तो आप फंसी जाओगे। अदरवाइज समझ गए ना, ट्रेडिशनल वे में आता है तो देन उससे कर लो, नहीं तो वैल्यू पुटिंग कैसे करोगे वो मैं आपको समझाता हूँ इसके ऊपर, फिर ट्रेडिशनल भी बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन का नन ऑफ दिस इसके अंदर है। तो चलो देखो, तो भैया a + b + c इज इक्वल टू 0, तो c को 0 मान लेते हैं भाई साहब, ठीक है, c को 0 मान लेते हैं। तो अच्छा सीधा क्वेश्चन ही निकालना है फिर, तो c को 0 मान लिया, मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे ही देखो, तो यहाँ पर क्या आएगा, a - b × b, ठीक है, a - b × b प्लस, अगर फिर 2 वेरिएबल हो जाएंगे ना, ऐसे करें c को 0 मानने पर। और एक और बात, अगर मैं c को 0 मान लेता हूँ, ध्यान से देखो, तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर भी आंसर 3ab, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर भी आंसर 3ab, फिर तो हम वैसे ही फंसे पड़े हैं। तो c को तो वैसे भी 0 मत मानना दोस्त,
सी को तो भाई साहब वैसे भी 0 मत मानो, ए या बी को 0 मानो अगर इसमें वैल्यू पुटिंग करके करना है तो, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर ए को 0 मानने है, इस कंडीशन को भी यूज़ करें या ना करें, कर लेते हैं इसको भी यूज़। बी इज इक्वल टू माइनस सी, जहाँ पर भी बी मिले वहाँ पर माइनस सी रख देना। ए को मैंने 0 मान लिया और बी की जगह पर माइनस सी पुट करूँगा। अब ये काम शांति से करेंगे, नहीं तो साइन में गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो ए तो ख़त्म है ही, माइनस बी की जगह पर क्या रखोगे, सी, ठीक है। बी की जगह माइनस सी या माइनस बी की जगह सी। अब यहाँ पर क्या रखोगे, माइनस सी माइनस 2c, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा और छोटा हो जाएगा ना। आगे बी की जगह पर माइनस सी माइनस 2c। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा लिखेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, नहीं तो गलती होने के चांसेस होते हैं। मैं तो पहले क्वेश्चन का आंसर रट कर आ सकता हूँ और धड़ाधड़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू शो यू दी रियल पिक्चर, कि रियल पिक्चर ये है, देखो, ठीक है। हाँ, माइनस सी माइनस 2c और a 0 है, आगे c है, आगे क्या होएगा प्लस, ये तीसरे वाला टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है, तो प्लस a 0 है तो c इंटू a 0 है, ये माइनस b, तो c इंटू माइनस बी, और माइनस बी क्या है, c है, माइनस बी की जगह c है, प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस 2c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो माइनस 4c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि माइनस 3c स्क्वायर। अब की बार हमें वैल्यू, हमने वैल्यू नहीं पुट की, हमने वैल्यू 1 की ही पुट की और ऐसे ही इसको यूज़ किया, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज वेरिएबल एक जिंदा है, तो ज़्यादा चांसेस है अगर ये मैच होएगा तो वो आंसर है, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू 0 पुट करने पर ये 0 दे रहा है, a की वैल्यू 0 पुट करने पर ये 0, ठीक है। और हाँ, माइनस बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस बी की जगह हम पुट कर देंगे c, तो आंसर हो जाएगा 3c स्क्वायर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, वहाँ पर देखते हैं क्या पता ये भी ना दे, नन ऑफ दीज आंसर हो जाए सीधा सीधा, ठीक है। a को हमने 0 पुट किया तो ये खत्म, b की जगह पर आप क्या रखोगे, माइनस c, तो माइनस का c स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया, माइनस 3c स्क्वायर। तो अगर वैल्यू पुटिंग से करना है तो ये आंसर हो गया जी, ऑप्शन भी, ठीक है। चलो अब कन्वेंशनली आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। तो भाई कन्वेंशनली करोगे तो अब क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधा सीधा ऐसे लिखो ab माइनस ac, अब b से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस b स्क्वायर प्लस bc, आगे यही करते रहेंगे, अब मेरे को फॉलो करते रहो। b से दोनों को bc माइनस ab, c से दोनों को माइनस c से, बल्कि दिमाग में माइनस c रखना ताकि साइन में गड़बड़ ना हो, माइनस c स्क्वायर प्लस ac। अब तीसरा टर्म यहाँ से देख लो, वहाँ पर आधा पड़ा है, प्लस ca माइनस bc, फिर माइनस a से माइनस a स्क्वायर प्लस ab। अब ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ कटता है पक्का, नहीं कटेगा तो भाई दूसरे वे से करेंगे, फिर देखेंगे, अगर कटेगा तो हम इरेज ही कर देंगे। अपने पास एक सुपर पावर है जिससे वो गायब भी हो जाता है, माइनस ac और प्लस ca, माइनस bc, और एग्ज़ाम के अंदर आपके पास ये सुपर पावर नहीं होएगी, ये सुपर पावर कुछ लिमिटेड व्यक्तियों के पास है, टीचर्स के पास रिजर्व्ड है ये, है देखो। और क्या है, ac है, माइनस का ab है, माइनस का ab प्लस का ab, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा भाई, यहाँ पर आपके पास बचा माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और आगे ये तीनों माइनस के आ जाएंगे, ठीक है भाई। और एग्जामिनर ने आपको क्या बताया है, एग्जामिनर ने आपको बताया है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसको अब मैं कैसे कन्वर्ट करूँ, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो किस फॉर्म में है, ए बी बी सी सी ए, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करो, कि भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वो भी 0 होगा, तो अब उसको उधर लिख दो, तो क्या आएगा, माइनस 2ab, उसको मैं उधर लिख रहा हूँ, माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ये जो है ना भाई साहब, इसकी वैल्यू पुट कर दो, सब कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू है माइनस 2ab, यहाँ पर भी एक ab पड़ा है, तो क्या होएगा,
-3ab, 3 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ab + bc + ca, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गए तो 3ab bc ca, ये वाला ही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आपके मन में ये आ सकता है सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो इतने लंबे को हम कैसे करेंगे। तो दोस्त आपके ऊपर कंपल्सन नहीं है हर एक क्वेश्चन को करने का। अगर ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में करना चाह रहे हो तो आप कब करोगे, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पहले राउंड में ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, दूसरे राउंड में ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तीसरे राउंड का क्वेश्चन है। और अब ये मत सोचने लग जाना ये राउंड 1 का ये राउंड 2 का। सीधी बात क्या है, जो सीधे सीधे निकले वो पहले राउंड में कर लेंगे, हो सकता है यही आप सीधा सीधा निकाल दो। थोड़ा सा दिमाग लगा कर, जिनमें थोड़ा दिमाग लगे, आपको पता है ये मैं कर लूँगा पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो दूसरे राउंड में रखना, वो बाद में करना, पहली बार मत करना। जिसको देखकर ऐसे लगे कि भाई क्या करूँ, पता नहीं कैसे होएगा, होएगा कि नहीं होएगा, उसको तीसरे राउंड में कर लेना। यदि ये जो चीज़ है ये एक पूर्ण वर्ग है, मतलब कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो ए और बी का मान क्या होगा। तो ये एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, ये हमेशा एक पूर्ण वर्ग रहेगा। आप एक्स की जगह कुछ भी रख दो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ये कुछ ऐसा होएगा, मान लो x + 3x² + 3x + 5 का स्क्वायर, इस तरीके की कोई चीज़ होगी, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर है। तो अब x की वैल्यू कुछ भी रखूंगा ये परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। 0 रख दूंगा तो 5 का स्क्वायर 25, कुछ और रख दूंगा तो उस चीज़ का स्क्वायर आएगा। तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो x की जगह कुछ भी रख दो, परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा। आप बोलोगे सर इसको तोड़ लो ना, वैसे ही फैक्टर में क्यों तोड़ ले जब आसानी से काम चल रहा है। देखो x की तरह x की जगह एक बार 0 रख के देख लो, आपको शांति हो जाएगी। x की जगह 0 रखोगे तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। देखो 9 परफेक्ट स्क्वायर आया ना। ऐसे ही x की जगह कुछ भी रखोगे तो भाई साहब परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, और ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो x की जगह मैं रख रहा हूँ 1, तो क्या बनेगा, x की जगह 1 रखूंगा तो 1 + 2 + a + b + 9, क्या बन गया, a + b + 9 और 1 10 और 2 12। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो a और b की ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर आए। ठीक है, तो a और b की वैल्यू है भाई साहब 5 और 6। अब मैं ऑप्शन चेक करूंगा, 6 और 5 11, 11 और 12 परफेक्ट स्क्वायर बना, 23 बना, नहीं बना। 7 और 6 13, 13 और 12 25 परफेक्ट स्क्वायर बना। ये हो सकता है भाई साहब, ऐसी बात नहीं, हो सकता है। 7 और 6, 6 और 7, ये भी हो सकता है। अब a 7 हो या b 7 हो, दूसरा 6 हो, फर्क क्या पड़ता है, 25 ही बनेगा। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं भाई। 8 और 7 15 और 12 27, परफेक्ट क्यूब बन गया, स्क्वायर नहीं बना भाई। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा होगा कैसे पता चलेगा। यहाँ पर मैंने x की जगह 1 पुट किया था, अब मैं x की जगह 2 पुट कर दूंगा, या फिर -1 पुट कर दूंगा, अपना दिल करे वो रखेंगे। यह मत बोलना कि ये पॉजिटिव धनात्मक थे, वो a और b धनात्मक है, x धनात्मक नहीं है। x किसने बोला, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी यहाँ पर, 1 -2 + a -b + 9। ठीक है, तो ये क्या आ गया, a - b, 9 और 1 10 में से 2 गए 8, a - b + 8। अब वैल्यू पुट करके देखो, a की जगह 7, b की जगह 6, 7 - 6 1 + 8 9, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर तो दे रहा है। अब ये पुट करके देखो, 6 - 7 -1 + 8 7, 7 तो नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो कुछ ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं जो वैल्यू पुट करने से हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। अब आगे जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाऊँगा जो मैंने आपको पहले बोला था कि ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक इक्वेशन गिवन है, 2 इक्वेशन गिवन है और 2 ही वेरिएबल हैं। तो लीगली वैसे लीगली तो क्या, लेजिटिमेटली है, आप इन क्वेश्चंस की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। आपको एक्चुअल में जो आंसर है वही पुट करना पड़ेगा। हैं, पुट कर देते हो तो इलीगल तो नहीं है वैसे, हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। लॉजिकली विल बी द राइट वर्ड। लॉजिकली 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन हैं, आपको वही वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी जो एक्चुअल में यहाँ पर सेट हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर छोटी छोटी वैल्यूज यूज होती हैं, तो वो सारे क्वेश्चन एक जगह मैं आपको करवाना चाहता हूँ। एग्जाम में वैसा आए तो आप तुरंत मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। देखो कि a + b 5 है, a × b 6 है, तो 3 दूनी 6,
3 प्लस 2 5, और ए बड़ा है तो ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। ये ना देता तो पता नहीं चलता कौन सा 3 है कौन सा 2 है, वहाँ वो करने में दिक्कत होती है, लेकिन उसने बता दिया। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5। तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं। इस मेथड को हम बोलेंगे हिट एंड ट्रायल, या फिर हिट एंड ट्रायल भी क्या बोले, इसको बोल दो कि भाई ऐसी छोटी वैल्यूज यूज हुई हैं कि हमें स्ट्राइक हो जाती हैं, स्ट्राइकेबल वैल्यूज हैं, ऐसी वैल्यूज यूज की हैं कि जो हमें स्ट्राइक हो सकती हैं, ईजी वैल्यूज यूज की हैं। तो अब धड़ाधड़ ऐसे क्वेश्चन करेंगे बिना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के, हैं। बस आपने थोड़ा सा जोर लगाना है कि आप स्ट्राइक कर सकते हो कि नहीं, पॉज करके वीडियो को, आपको वैल्यूज ध्यान में आ सकती हैं कि नहीं। तो एक बार सोचो कौन सी वैल्यूज यहाँ पर हो सकती हैं, और हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ने की कोशिश करना। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 24 है और उनका अंतर 2 है, तो 6 चौके 24, वाओ 6 चौके 24, 6 और 4 2, 8 3 24 तोड़ोगे तो 8 और 3 का अंतर तो 5 है, 6 और 4, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 64 कहाँ से होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 52 विल बी द आंसर। देखो 2 नंबर्स का क्यूब 35, क्योंकि ये कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको, वैसे मैं नहीं करवाता अदरवाइज। तो 2 नंबर्स का सम 5 है और क्यूब की वैल्यू, क्यूब का सम 35 है। 2 और 3 चेक करो, सबसे पहले वही चेक करोगे ना। तो 2 का क्यूब क्या भाई साहब, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है। अगर आपका दिल करे कि मैं तो 4 और 1 चेक करूंगा, तो 4 का क्यूब तो वैसे ही 64 है, 35 से बड़ा है, ये तो आप वैसे भी नहीं चेक कर सकते। ठीक है, 8 और 27, तो एक्स और वाई में से एक 2 है और एक 3 है। ठीक है, अब आपको ये बताना है तो बता दो 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, सिंपल सी बात है। अदरवाइज इसको सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई, एक्स और वाई का सम क्या है, एक्स और वाई का सम है भाई साहब 5, एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या है 3 दूनी 6, 5/6। समझ गए? ये आपको स्ट्राइक हो रहा है कि नहीं बताओ। छोटे छोटे नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 2 है और क्यूब 56 है, 4 का क्यूब 64 हो जाता है एक पिद्दी से नंबर का है। तो 1 2 3 4 उन्हीं में आपको नंबर्स मिल लेंगे ज़्यादातर चांसेस है। देखो 1 2 3 4 5 इन्हीं में मिल जाएंगे। तो मैं किसको चेक करूँ, 2 और 0 को अगर मैं चेक करूँगा तो नहीं बने की बात है ना। 2 और 0 या 3 और 1, 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब है 4 और 2, 4 का क्यूब क्या है 64 और 2 का क्यूब क्या है 8। छोटे छोटे नंबर्स यहाँ पर यूज़ कर रहा है एग्जामिनर। तो आपको मिल गए 4 और 2 हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20, ऑप्शन बी। फॉर्मूले से तो इनको कर ही सकते हैं, ये सारी चीज़ें फॉर्मूले से कैसे करनी है मैं पहले बता चुका हूँ आपको, है। ये मत बोलना सर फॉर्मूले से बताओ, बहुत एक्सटेंसिव पहले मैं बता चुका हूँ। अगर अभी भी आप ये बोलोगे फॉर्मूले से बताओ तो अपनी लोकेशन और बता दो मुझे। ठीक है, कर लोगे ना फॉर्मूले से पहले, बहुत ज़्यादा बार बता चुका हूँ। ये देखो एक्स वाई से बड़ा है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 8 है और भाई साहब क्यूब का सम 72 है। 4 दूनी 8, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, 64 और 8 72 है। पहले 4 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 4 बड़ा है, एक्स की वैल्यू पता है, एक्स माइनस वाई, एक्स बड़ा है ना तो एक्स ही 4 है, 4 माइनस 2 2, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, फॉर्मूले से भी कर, हर एक क्वेश्चन फॉर्मूले से करने की ट्राई करनी है आपने, पहले कंसेप्ट वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ मैं। p प्लस एम इजिकल टू 6, पी क्यूब प्लस एम क्यूब। अब 4 और 2 से आप बोर हो गए होगे कि अरे सर क्या 4 और 2 यूज़ कर रहे हैं, मैं भी बोर हो गया था एसएससी वालों से, वो भी ऐसे यूज़ कर रहे हैं बार बार। ठीक है, 64 और 8 72, तो 4 दूनी 8, 8 विल बी द आंसर। बताओ जरा, 2 नंबर्स का डिफरेंस 3 है और क्यूब का डिफरेंस 27 है। नीचे से स्टार्ट होना, छोटे छोटे। ठीक है, 3 और 0 है, 3 का क्यूब 27, 0 का क्यूब 0, 27 माइनस 0 0। अच्छा 3 और 0 है तो 3 प्लस 0 3, रिच ऑप्शन है। स्ट्राइक हो रही है ना, आपको भी स्ट्राइक होनी चाहिए। और अगर स्ट्राइक नहीं हो रही है तो एक बार इन इक्वेशंस को दोबारा से देख लेना, छोटी मोटी वैल्यूज तो स्ट्राइक होनी चाहिए। इनके फॉर्मूले की प्रैक्टिस मैं पहले करवा चुका हूँ एनफ। ठीक है, ये देखो भाई ए क्यूब बी क्यूब वाले सेशन में इन सारे फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो चुकी है। 2 नंबर्स के क्यूब का सम 9 है और उन नंबर्स का सम क्या है भाई साहब 3। तो देखो 3 और 0 अगर आप चेक करोगे, 3 और 0 तो 3 का क्यूब तो 27 होता है, तो 3 का क्यूब तो बड़ा है, उसे छोटे नंबर चाहिए भाई 3 से। 2 और 1, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 8 और 1 9। अच्छा 2 और 1 है, तो ये आप कैसे बताओगे, ये क्या होता है, इसको सोल्व कर लो। या तो 1/2 प्लस 1/1 कर लो, 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, ये रहा
ऐसे भी कर लो, इसको सॉल्व कर लो। a प्लस बी बाई ए बी, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है भाई साहब 2, दोनों का सम क्या है, सम है भाई साहब 3, 3/2। ठीक है, अब आगे आपके लिए है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट का क्या मतलब है? रेड अलर्ट ये है कि एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप गलती से वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर दिखता नहीं है कि इक्वेशन कितनी गिवन है। ठीक है, और दिखता क्यों नहीं है? एक आधी बार एग्जामिनर की गलती से, एक आधी बार आपके टैलेंट की गलती से। ठीक है, चलो वो क्वेश्चंस करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ ना, कि अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम अगर 0 है तो इसका मतलब ये नंबर इंडिविजुअली 0 है। तो इसका मतलब अगर इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4 और z की वैल्यू है 5। कितनी इक्वेशन है? इक्वेशन तो एक ही है। ठीक है, एक इक्वेशन से आप एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो वैसे, वो भी जब ऐसे होएगी, जब 2x + 6 = 0 तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो -3, है ना। एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? क्यों निकाल सकते हो पता है? क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर ने कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है? ये इस कंडीशन का क्या मतलब है? इस कंडीशन का मतलब है भाई साहब कि ये जो भी नंबर हैं x, y और z, इनका जब आप स्क्वायर करते हो तो इनका स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा। ये एक कंडीशन है कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आए या फिर 0 आए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यू में से। ठीक है, जैसे मान लो -2 है, -2 का स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा? तो 4 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, -5/3 ये भी रियल नंबर है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 25/9 आएगा। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं आयोटा, जो अपने सिलेबस में नहीं है, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो -1 आता है। इमेजिनरी नंबर्स, अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं बोल सकते हैं उनको। तो एग्जामिनर ने, आपको क्या लगता है स्टूडेंट को कि अरे सर एक ही इक्वेशन है, लेकिन साथ में ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं एक्स्ट्रा कि z स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कितनी इक्वेशन दे रखी हैं भाई? एक तो ये और 3 ये 4 इक्वेशंस दे रखे हैं टोटल। ये कंडीशंस भी फॉलो करनी है हमने, समझ गए? वैसे इनको इक्वेशन नहीं बोलेंगे, बोल भी सकते हो, लेकिन कंडीशन, एक्चुअल वर्ड क्या होगा कि उसने कंडीशन दे रखी है, कंडीशन वोलेट नहीं करनी। अब आप बोलोगे सर कंडीशन वोलेट कैसे हो रही है? देखो मैं बताता हूँ कैसे हो रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में समझाना ज़रूरी है। कि मान लो, और डरना नहीं है कि अरे सर ये एंड में क्या बता दिया, फिर तो हम वैल्यू पुटिंग को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। अरे मैं बताऊंगा ना अच्छे से, टेंशन में नहीं छोड़ूंगा आपको, ये टेंशन मत लो। ठीक है, x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक सिंपल सी इक्वेशन है। तो आपने बोला कि मैं तो नहीं मानता, ये तो एक ही इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, मैं क्या करूँगा? मैं तो वैल्यू मानूंगा। मैंने मान लिया x की वैल्यू 0। बताओ सर इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ क्या है? तो देखो इसमें ये गड़बड़ है भाई साहब, x की वैल्यू अगर आपने 0 मानी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस y-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -9। एग्जामिनर ने आपको क्या कंडीशन दे रखी है? एग्जामिनर ने ये कंडीशन दे रखी है कि y जो है बेटा, y एक रियल नंबर है, y एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, उसका स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होएगा। तो एक रियल नंबर के अंदर एक रियल नंबर जोड़ोगे या घटाओगे तो वो रियल नंबर ही आएगा, वास्तविक संख्या ही आएगी। तो ये भी एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर में से 4 घटाएंगे तो वास्तविक संख्या ही रहेगी। तो किसी वास्तविक संख्या का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव हो गया, कंडीशन वोलेट होगी ना। तो मैंने आपको क्या बोला था? वैल्यू पुट कब नहीं करनी? या तो नॉट डिफाइंड आ जाए या फिर मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाओ भाई आप। ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव क्यों आ गया? नेगेटिव नहीं आएगा। तो जब भी, अब डरना नहीं है कि सर ये क्या पता कौन से क्वेश्चन में ऐसी बला आ जाए और हम वैल्यू पुट कराएं। तो ये एक ही क्वेश्चन में ये बला आ सकती है। कौन से क्वेश्चन में? जब भी आपके सिलेबस में एक ही कंडीशन है जहां पर ये बला आ सकती है, जब भी सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट यूज होएगा, बस। और कहीं पर भी डरने की चिंता नहीं है। अब इस को तो पहचान पाओगे ना, सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0 वाले को। हाँ, ये सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0 वाला हमेशा ऐसे नहीं लिखा रहता। कहीं ये बोलो अच्छा ये ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर तो हम पहचान लेंगे। देखो
और कई बार एग्जामिनर क्या गड़बड़ करता है, एग्जामिनर की गड़बड़ भी देख लो, एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं, ये हमें पता है रियल नंबर्स हैं, उसने दे रखा है, लेकिन ये भी एक्चुअल आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ उस भाई साहब ने ये भी नहीं दे रखा कि एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, तो कई बार यहाँ पर वो नहीं देता है ये वाली कंडीशन। तो जो सम ऑफ स्क्वायर्स वाले क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन वैसे भी नहीं दे रखा, जैसे पिछला क्वेश्चन दे रखा था फॉर्मेट में, वो उसको खोल कर दे रखा है, ठीक है, तो आपको वो कंडीशन भी नहीं दे रखी। तो ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स वाले क्वेश्चन है ना भाई साहब, सम ऑफ स्क्वायर 0 है, तो इनमें वैल्यू मत पुट कर देना दोस्त बस, और बाकी कहीं पर भी जो, बिकॉज यहाँ पर मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। यहाँ पर अदरवाइज आपको देख कर लगेगा मुंह में लार टपका आएगी आपके, क्या कि इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल 2 है, तो एक को 0 कर दूंगा, फिर आप बोलोगे सर एग्जाम में हम कैसे बचेंगे अगर ऐसा हो गया। तो सिंपल सी बात है, देखो इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, मान लो आपने बोला कि मेरे मुंह से तो लाट टपक गई और मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, क्योंकि x ज़्यादा जगह आ रहा है, तो मैंने x की वैल्यू 0 रख दी सर। तो उससे क्या होगा, देखो x की वैल्यू 0 रख दी, तो 0 0 और 1, तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये रियल नंबर नहीं रहा, ठीक है, और x और y क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। हाँ, ये कंडीशन एग्जामिनर एक आधे क्वेश्चन में नहीं देता, तो अब उसका कुछ नहीं कर सकते दोस्त, है, उसको घर पे जाकर नहीं पीट सकते। तो आप समझ गए ना क्या मामला है। सम ऑफ स्क्वायर्स वाले क्वेश्चन के अंदर वैल्यू मत पुट करना, वहाँ पर एक इक्वेशन होती है, कई सारी कंडीशंस होती हैं, अनसेड कंडीशंस होती हैं कि रियल नंबर्स हैं, तो वहाँ पर आप ये काम नहीं कर पाओगे, बाकी हर जगह कर पाओगे, टेंशन मत लो।